हाँ जी, नाम सुना है रीजनिंग का कभी? सुना है? करिए सॉल्व कभी रीजनिंग स्कूल में? अरे नहीं की होगी ना, स्कूल में रीजनिंग कहाँ होती थी। अब हम करेंगे, ठीक है। तो आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में पहला टॉपिक है ना हमारा एनालॉजी, ठीक है। मेरे नाम तो आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन पे, योगेश गोस्वामी सर मेरा नाम है, ठीक है। यूपीएससी का 2 बार एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। इंटरव्यू में रह गए थे, नहीं तो आईएएस अधिकारी बन जाते, ठीक है। हाँ, तो अब टीचिंग करा रहे हैं। एनालॉजी का टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है आज का ये। और सबसे अभी रीजनिंग में कुछ हुआ इससे पहले? कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास रीजनिंग मेरी है, चलो फिर मजा आएगा आपको। तो देखो एनालॉजी से सिंपल समझते हैं। देखो रीजनिंग की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि हमारे माइंड को ना एकदम साफ कर देगी, डेवलप कर देगी, क्योंकि यहाँ पर हमें सोचना होता है। जैसे मैथ में क्या है, मैथ में आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप मैथ कर पाओगे। यहाँ पर आपको सोचना ज्यादा है, अगर आप सोच अच्छा सकते हो तो रीजनिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब सिंपल से अगर हम एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी ना 3 टाइप्स के हमें पढ़नी है। आपको जो यहाँ से बुक मिली है उस बुक में केवल एक टाइप के एनालॉजी की यहाँ पर दिखा हुआ है, बाकी जो 2 पार्ट है वो दूसरे चैप्टर के अंदर डाल दिए हैं। लेकिन हम तीनों को पहले यहीं पढ़ेंगे और जब हम उन चैप्टर में जाएंगे तो हम दोबारा से देख लेंगे। तो एक एनालॉजी का पार्ट होता है जिसको कहा जाता है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी, सभी इंग्लिश मीडियम को है ना, कोई हिंदी का तो नहीं है कोई? सब इंग्लिश के हो, चलो काम आधा हो गया। तो पहला पार्ट आता है इसका वर्ड एनालॉजी, क्या मतलब है अभी समझेंगे। दूसरा इसके अंदर आता है अल्फाबेट एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी होता है सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट होता है इसका नंबर एनालॉजी। तो ये तीनों पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। इसमें सबसे टफ और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारा नंबर एनालॉजी। ये सबसे टफ वाला हिस्सा है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, नंबर एनालॉजी। बैठ जाइए, बाकी दोनों तो बहुत इजी हैं, इसको तो हम आराम से उड़ा देंगे, ठीक है। पहले लिख लो इसको, फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जिस पे मैंने स्टार लगाया ध्यान रखना वो सबसे टफ है और सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमको इसी में करनी है और तुम्हें सबसे इजी लगेगा आज। और ये दोनों तो मक्खन है, आसान उड़ा दोगे तुम आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, रीजनिंग सबसे अच्छा इसलिए होता है कि इसमें कोई एबिलिटी नहीं चाहिए। आपको मैथ नहीं आती चल जाएगा, आपको हिंदी नहीं आती चल जाएगा, आपको इंग्लिश नहीं आती चल जाएगा, संस्कृत नहीं आती चल जाएगा, बस सोचना है। सोच पाए अच्छा तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सेकंडों में क्वेश्चन इसका खत्म होता है और इजिली से आप इसको खत्म कर लोगे, ठीक है। कमेंट कहाँ पर आएंगे ऑनलाइन वाले बच्चों के? ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ भाई, जो बच्चे ऑनलाइन है अपने कमेंट भी कर देना, ठीक है। कमेंट में मेरी नज़र है तो कमेंट भी करते रहना, कोई भी डाउट हो। करें स्टार्ट, लिख लीजिए। पहले इसको पढ़ेंगे हम वर्ड एनालॉजी को, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम वर्ड एनालॉजी को। ओके, बुक लेके आए कोई? बुक है कि देना रीजनिंग की बुक? आपको जो यहाँ से बुक मिली है ना उसके अंदर केवल वर्ड एनालॉजी दिया हुआ है। तो फर्स्ट ही चैप्टर है आपकी बुक का। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसी को खत्म कर लेते हैं यहाँ से। तो उसके अंदर केवल हमें एक ही पार्ट दिया हुआ है वर्ड एनालॉजी, और कोई और नहीं दिया हुआ है बस, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट चैप्टर पहले खत्म कर लेते हैं, 15-20 मिनट का है बस, फिर अपना अलग से करेंगे हम। तो वर्ड एनालॉजी में हमारी जो बुक है, हमारी एलआर की बुक, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो दिया हुआ है आपको। एनालॉजी लिख के पहला पार्ट है उसका वर्ड एनालॉजी, ठीक है। देखो वर्ड में क्या होता है, वर्ड में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोलिया भाई स्कूल, और फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ इस तरीके से डबल डॉट, और फिर आपसे लिखा हुआ है यहाँ पर टीचर, और फिर आपको दिए जाएंगे 2 बार डॉट होंगे इस तरीके से रेशियो, और फिर आपसे यहाँ पर दे दिया उसने सपोज करिए लॉयर दे दिया, और फिर यहाँ से पूछ लिया क्या होगा, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। और ऑप्शन, मैंने लॉयर सही लिखा है, वाई आएगा है ना। अब ठीक है, ये भी गलत है। हाँ बोलिए, पूरी स्पेलिंग बोलिए, LAWYER, ठीक है। हाँ जी, और ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिए हैं, ऑप्शन दे दिए आपको, सपोज करिए आपको ऑप्शन दे दिए हैं यहाँ पर कोर्ट दे दिया आपको, और ऑप्शन सेकंड आपको दे दिया यहाँ पर चर्च लिख लेते हैं, और सी ऑप्शन आपको मिल गया यहाँ पर टेम्पल, और डी आपको मिल गया नॉन, ठीक है। आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। ये जो सिंगल डॉट लगा हुआ है इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपको रिलेशन देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा वही रिलेशन किसके बीच में होगा, इन दोनों के अंदर। अब आपको देखना है कि स्कूल के अंदर आपको क्या मिलेंगे,
टीचर। तो लॉयर कहाँ पर मिलेगा आपको? कोर्ट में होगा। तो अगर हमें पता है तो हम सिंपल सा इसमें टिक कर सकते हैं, और कुछ इसमें लॉजिक एक्स्ट्रा हमारा समझ में आ गया। अब अपनी बुक में जरा देखिए, क्योंकि बहुत ईजी है तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं, मेन काम करेंगे अपने नंबर एनालॉजी पे। अब देखो आपकी बुक में ना सबसे पहले यहाँ पर हिंट दी हुई है फर्स्ट पेज पे, ये वाला फर्स्ट पेज, ये आपको थोड़ा सा बस पढ़ लेना है। हिंट में क्या लिखा हुआ है? हिंट में ये लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कुछ वर्कर्स और उनके टूल्स, जैसे कि ऑथर किसका यूज करता है लिखते में? पेन का यूज करता है। और सोल्जर किसका यूज करता है? गन का यूज करता है। मतलब गन का रिलेशन किससे है? सोल्जर से। अगर वहां पर आपको दे दे गन का रिलेशन ऑथर से हो गया तो वो गलत हो जाएगा, ऑथर से तो है ही नहीं। टेलर का यूज किससे होता है? नील से। डॉक्टर का यूज स्टेथोस्कोप से। और ये जो हमारा सेफ होता है इसका नाइफ से, चाकू से यूज करता है। आप सेफ में गन लिख दे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जैसे कि अब यहाँ पर देखा है मेल और फीमेल में, टाइगर की फीमेल कौन सी होती है? टाइग्रेस। और डॉग की बीच, हॉर्स की मेयर, मैन की वुमेन। ये आपको ध्यान रखने हैं, हो जाएगा आराम से ये। जैसे कंट्री आपको दी हुई है, इंडिया की कौन सी रुपीस क्या होता है? इंडिया का रुपा होता है। और चाइना का युआन होता है। इराक का दिनार होता है। ये सब आपके फर्स्ट पेज पे सिर्फ हिंट दी हुई है, इसको आप एक बार देख लेना। फायदा क्या होगा? क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको वहां से एक आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है भाई, कोर्ट में दिया हुआ है आपको जस्टिस, और फिर आपको दिया हुआ है स्कूल, और स्कूल में पूछा है कि स्कूल का रिलेशन भाई किस चीज से है। और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है टीचर, सेकंड ऑप्शन है आपका स्टूडेंट, सी आपको दिया हुआ है भाई एजुकेशन, और डी आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल। हाँ जी। अब आपको बस क्या ढूंढना है? इन दोनों के बीच में क्या ढूंढना है? रिलेशन। जैसे कोर्ट में आप जाते हो तो कोर्ट में आपको क्या मिलती है? तो जब आप स्कूल में जाओगे तो क्या मिलेगी? सिंपल सी बात है क्वेश्चन। टीचर तो रहते ही वहीं पे, मिलेंगे तो नहीं, घर तो नहीं लेके आएंगे हम। स्टूडेंट भी नहीं घर लेके आएंगे, प्रिंसिपल को क्या लेके आएंगे हम घर पे? कोर्ट में गए तो जस्टिस घर लेके आए ना भाई, जस्टिस मुझको मिल गई, हम घर आ गए जस्टिस लेके। और जब स्कूल में गए तो क्या लेके आए हम? एजुकेशन। तो अगर हम इस रिलेशन को पहचान लेते हैं तो ये रिलेशन हमारे लिए क्या हो जाता है? इजी। बस इसे वो कहते हैं एनालॉजी। समझ में आया? इनके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन किसके बीच में होगा? तो हमें इस रिलेशन को पहचानना है, और ये वाला हमारे लिए हो जाएगा इजी। जैसे अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। हॉट, हॉट किस में होता है? ओवन के अंदर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कोई भी चीज हॉट जो है गर्मी की हमें कहाँ मिलेगी भाई? ओवन में मिलेगी। तो कोल्ड हमको कहाँ पर मिलेगा भाई? ऑप्शन आपके पास है, आइसक्रीम के अंदर, अच्छा, स्नो के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर, किस में मिलेगी? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर, ठीक है। तो ओवन हीट देता है तो रेफ्रिजरेटर चीजों को ठंडा कर देता है। मिल गया आंसर। तो बहुत सिंपल सा ये फर्स्ट चैप्टर है। न्यूज़पेपर का एडिटर होता है तो फिल्म का कौन होगा? डायरेक्टर होगा, ठीक है भाई। कोबलर जूते बनाने का काम करता है, शू बनाता है, तो कारपेंटर क्या बनाएगा? वुड, आयरन, गोल्ड, फर्नीचर ही बनाएगा। सिंपल सी बात है भाई। कारपेंटर का काम क्या होता है? बेड, कुर्सी, मेज ये बनाना, फर्नीचर बनाना। हो जाएगा इजी है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया ये। मुझे ये नहीं कराना, ये तो बहुत इजी था, आप तो उड़ा दोगे इसको, उड़ा दोगे ना अब तो पक्का। चलो एक और पूछ लेता हूँ, फिर बताना, फिर देखते हैं उड़ा पाओगे नहीं उड़ा पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्योंकि मेन हमारा है नंबर एनालॉजी, वो सीखना है हमें, वो सीख के काम खत्म हो जाएगा। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। जैसे ये देखो भाई, कपिल देव क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो नीचे बताना कौन सा रिलेशन सही है। तो देखो हमने देख लिया भाई, कपिल देव जो है हमारे वो क्रिकेट से रिलेशन के हैं उनका। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पीटी ऊषा हॉकी खेलती हैं क्या? विश्ववर्धन आनंद चेस खेलते हैं। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, अगर हमको ये चीज नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। वर्ड एनालॉजी की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको आता है तो आप सेकंड में टिक कर दोगे, नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। ये आपकी नॉलेज पे बेस करता है पहला क्वेश्चन। अगर आपको यही नहीं पता भाई कौन सा बंदा हॉकी खेलता है कौन सा चेस खेलता है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत क्वेश्चन क्या कर दो? स्किप कर दो। इसमें तुक्का नहीं लगता, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसके अंदर सिंपल सा आता है कि जो विश्वनाथन है ना केवल वही है जो चेस खेलता है, बाकी सबका रिलेशन गलत दिया हुआ है। क्योंकि पीटी ऊषा क्या करती है? पीटी ऊषा क्या रनर है ना, वो तो, हाँ वो तो रनर है। और यहाँ पर दिया हुआ है हॉकी खेलने वाली, तो ये तो गलत दे दिया हमको, है ना। साइना मिर्जा टेनिस खेलते हैं, यहाँ पर गोल्फ दे दिया है। और कौन है? सचिन तेंदुलकर, दो टेनिस खेलता है, पागल हो गए बुक वाले है ना, वो तो क्रिकेट खेलता है। तो हमें पता चल गया रिलेशन। इसके बाद है सेल और परचेज से रिलेटेड। भाई जब हम किसी चीज को खरीदेंगे तो उसको बेचेंगे भी, यानी कि सेल और परचेज का रिलेशन ऐसे है कि एक दूसरे का अपोजिट है, खरीदा है तो बेचना भी है। और नीचे जो रिलेशन दिए हुए हैं वो सब अपोजिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम, मैं यहां पर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा,
सेल का रिलेशन दिया हुआ है परचेज से, मतलब हम एक तरीके से इसको देखें तो अपोजिट दिए हुए हैं भाई। सेल का अपोजिट क्या होता है? परचेज होता है। कोई चीज हमने अगर बे की है तो उसको फिर हमें खरीदना ही पड़ेगा, तो सेल का परचेज अपोजिट हो गया। अब आपको अपोजिट सर्च करने हैं बस। पहले दे रखा है शॉप, क्या शॉप का अपोजिट मार्केट होता है? नहीं, मार्केट के अंदर तो शॉप होती है लेकिन अपोजिट तो नहीं होता। ओके, कैश का अपोजिट क्रेडिट होता है, दोनों चीजें ही अलग हैं। कैश, क्रेडिट का अकाउंट में पैसा आने होता है और कैश तो रुपया होता है, दोनों अलग चीजें। प्रॉफिट का लॉस होता है क्या? हाँ, ये हमें दिख रहा है भाई कि प्रॉफिट का उल्टा क्या होता है? मिल गया अपोजिट, तो आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन होगा। तो इसमें जो आपका फर्स्ट है वर्ड एनालॉजी, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं सीखना, ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर। नॉलेज कैसे होगी? इसके आगे ये आपको कुछ वर्ड दिए हुए, इसको आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ जब आप जीके पढ़ोगे, जीके जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपकी नॉलेज खुद ही बढ़ती जाएगी, और फिर उस जीके का यूज करना है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कौन कर पाएगा? जिसकी जीके अच्छी होगी। बाकी तो आप देखते उड़ा दोगे, इतने टफ नहीं आते हैं। अभी तक तो मुझे कुछ लगा नहीं कि जो तुम्हें ना पता हो, पता था ना अब तक तो। जैसे एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये बताइए 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। हाँ, गिव और रिसीव भी हो सकता है। गिव, रिसीव माने लेना होता है। रिसीव का होता है किसी चीज को आपने ले लिया। देखो, गिव का मतलब होता है किसी चीज को आपने दे दिया, और गिव का अपोजिट क्या होता है? टेक होता है, लेना। गिव का टेक होता है, और जो रिसीव होता है, रिसीव का होता है क्या? गिव अप करना, तो उसका अपोजिट गिव अप है। यहाँ पर जो गिव है ना, गिव का अपोजिट क्या होता है? टेक। ये गिव और टेक वाला है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन में कौन सा कर रहे थे हम? 7 देख रहे थे। देखो भाई, 7 में कहा है कि भाई जो घड़ी होती है ना हमारा, इसका रिलेशन टाइम से होता है। अब देखो, इसके लिए क्या किसी आपको स्पेशल जीके का पता होना जरूरी था? तो पूछा भाई थर्मामीटर का किससे होगा, तो थर्मामीटर क्या नापता है? सीधी सी बात है, तो कोई जरूरत है हमें स्पेशल जीके की? जरूरत नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही उड़ा सकते हो, तो बहुत इजी पार्ट होता है वर्ड एनालॉजी। समझ में आ गया भाई सबको? जो लेट आए उन्हें पता चल गया वर्ड एनालॉजी क्या है। पहला चैप्टर हमारी बुक का, मैं दोबारा से बताता हूँ, वर्ड एनालॉजी। अभी हमने ये समझा है कि जो हमारी एनालॉजी है ना भाई, उसके 3 पार्ट होते हैं, वर्ड, अल्फाबेट और नंबर एनालॉजी। इसमें सबसे टफ होता है नंबर एनालॉजी, ये मुझे सिखाना है, ये सीख गए पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये बहुत ईजी हम समझ चुके हैं। ये हमारा किस पे डिपेंड करता है? जीके, यानी कि हमारी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है। जनरल नॉलेज हमारी अच्छी हो जाएगा, बाकी इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से। जैसे भी देखा ना हमने, घड़ी क्या बताती है भाई? टाइम बताती है। तो थर्मामीटर क्या बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। स्कूल में एजुकेशन मिलती है तो कोर्ट में क्या मिलेगी? जस्टिस आपको मिलेगी, ठीक है भाई? सोल्जर के पास गन होती है तो टीचर के पास क्या होगी? कलम होगी, पेन होगा उसके पास। अब टीचर तो ना बंदूक लेके घूमेगा, पेन होगी। कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को? सर बट आंसर वो 16 इज डी इज द आंसर की एट द एंड। वो उसमें ना गलत आंसर दे दिया है, उसमें गलत आंसर दे दिया है। प्रॉफिट का अपोजिट लॉस ही होता है, ठीक है ना? उसको करेक्ट कर लेंगे हम 16 में, ठीक है ना? गिव का टेक होता है, ठीक है ना? उसमें आंसर पीछे डी दिया हुआ है, गिव का रिसीव, लेकिन वो गलत है क्योंकि प्रॉफिट का अपोजिट क्या होता है? साथ ही तो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, अपोजिट ही होता है। चलिए अब इस बुक को रख लीजिए, इस बुक का काम खत्म हो गया है, अब हम खुद से करेंगे, दे देना पीछे। तो पहला चैप्टर जो हमारी बुक का था वो था वर्ड एनालॉजी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कुछ सीखने वाली चीज में थी नहीं। बस आपको ये सीखना था कि इन डॉटों का मतलब क्या होता है। पहले ए होता है, फिर हमारे पास रेशियो होता है, देन बी, फिर डबल रेशियो होता है, और फिर सी, फिर होता है रेशियो डी। इसका मतलब क्या होता है कि इनके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन किसके बीच में होना चाहिए? बस ये हम सीख चुके हैं इससे। अब हम चलेंगे अपने अल्फाबेट एनालॉजी पे। यहाँ से कहानी थोड़ी सी टफ होनी स्टार्ट होगी, और ये आपकी बुक में नहीं दिए हैं तो इसको मैं अपनी तरफ से कराता हूँ। तो अब हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट, जहां से हमें सीखना है, अल्फाबेट एनालॉजी। यहां से समझना है भाई, और यहां से जो चीज समझना है वो साथ साथ मेरे से पूछते चलना, ठीक है? बहुत इजी लगेगी, टेंशन मत लो, एक्सपर्ट बन जाओगे आप इसके। डालिए हेडिंग, समझते देखो। अल्फाबेट का सबसे रिलेशन हमारा किससे है? ए टू जेड से ही है। कितने लेटर होते हैं हमारे एबीसीडी के अंदर? 26 लेटर होते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में, तो सबसे अच्छा ये है कि साइड में कहीं पूरी एबीसीडी लिख लेना, जो बचपन से लिखते आ रहे हम, ABCD EFGH IJKLMN, क्या आता है? OPQRSTUVWXYZ, ठीक है? लिखने में तो अजीब लगेगा लेकिन लिख लेना, लगेगा ABCD लिख रहे हम। इसके बाद इसके नीचे नंबरिंग में लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर आप इसमें अपोजिट वर्डों को ऐड करोगे ना तो सबका सम 27 ही आता है। अगर मैं ए को जेड से ऐड करूंगा तो कितना आएगा 27, मैं बी को वाई से ऐड करूंगा, सी को एक्स से ऐड करूंगा, सबका जितने भी अपोजिट लेटर होते हैं हमारी अल्फाबेट के अंदर उनका सम हमेशा कितना होता है 27 होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी, इसके में जरूरत पड़ेगी भी आगे। जितनी भी अपोजिट है, अगर मैं ए का अपोजिट देखूं जेड तो सम आपको हमेशा क्या मिलेगा, बी का अपोजिट का सम देखूंगा 25 एंड 20 सबका अपोजिट 27 ही होता है सम। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सबके नंबर याद नहीं रख सकते तो आपको सिर्फ 5 के नंबर याद रखने हैं, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। कौन कौन से, एक 5, एक 10, एक 15, एक 20 और एक 25, बस। क्यों अभी बताऊंगा। इसका 5 है, इसका क्या है 10, ओ का क्या है 15, टी का क्या है हमारे पास 20 और y का क्या है 25। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए भाई l किस पोजीशन पे है, l किस पोजीशन पे है, तो आपको l के पास वाला बताया कि j हमारा 10 पे है, तो j के बाद क्या था j के l यानी कि 12 होगा, दो आगे बढ़ जाइए। अगर आपको सबके नंबर याद नहीं है और क्वेश्चन आपको क्या करना है जल्दी सॉल्व करना है, तो या तो हम नंबरिंग लिख लेंगे तो काम खत्म होगा, देख लेंगे भाई 12 पे है, अभी बताऊंगा इसका यूज क्या है। नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें याद है भाई j का 10 है तो j के बाद कितना आता है j के l यानी कि सेकंड पोजीशन में यानी कि 12 हो गया। मैंने आपसे पूछा है कि मुझे बताइए भाई p का कितना नंबर है, तो आपने देखा कि हमें ओ का पता था, ओ का कितना था 15, तो ओ के बाद तो आता है पी, पी कितना ऊपर होगा 16 पे होगा। मैंने आपसे पूछा है कि बताइए जरा मुझे यू का कितना होगा, तो आपको याद है टी मेरा 20 पे होता है तो टी के बाद आता है हमारा यू यानी कि कितना होगा 21 होगा। ये कब काम आएगा आप पे, जब आपको क्वेश्चन जल्दी करना है, टाइम कम होगा। लिख लीजिए इसको, अभी इसका यूज करेंगे हम सबका और फिर आपको बहुत ईजी लगेगी हमारी अल्फाबेट एनालॉजी। लिखते रहो साथ साथ। लिख लिया, चलिए भैया क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है इसके ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए का रिलेशन दिया हुआ है आपको जी से और आपसे पूछा है कि बताइए कि ई का रिलेशन किसके साथ होगा। ए का मैंने लिख दिया, बहुत बढ़िया। ई का रिलेशन किसके साथ होगा, ऑप्शन आपको यहां पर दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारे पास है एल, के, एम और डी दिया हुआ है हमको पी। ठीक है, अब हम इसमें रिलेशन ढूंढना है, कैसे ढूंढ पाएंगे। अब आप रिलेशन कैसे बताओगे, सबसे पहले आपको रिलेशन देखना है इनके बीच में कि इनके बीच में किस चीज का रिलेशन है। अगर मैं इनके बीच में रिलेशन देखूं तो मुझे पता है कि ये मेरा किस पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पे आता है। अगर मैं अपने इसमें चले जाऊं और मुझे पता है कि जी मेरा किस पर है 7 पे है, ए मेरा फर्स्ट पे है, जी मेरा 7 पे है, यानी कि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया 6 का डिफरेंस आ गया। यानी कि जो इसके बाद होगा उसके बीच में भी किसका डिफरेंस होगा, भाई मुझे पता है इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, माइनस करूंगा तो 6 आएगा। यानी कि जिस पोजीशन पे उसमें मुझे 6 सेट करना है तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। तो आप तुरंत देखो भाई ई किस पोजीशन पे आता है, तो मुझे पता था कि ई मेरा किस पे है 5 पे, और 5 पे अगर मैं 6 सेट कर दूंगा 1 2 3 4 5 कितना हो गया ये 6, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, मिल गया आंसर। तो इतना इजी क्वेश्चन हो जाता है, अगर हमें पता है तो मुझे पता है भाई ये मेरा 5 पर तो 6 इसमें ऐड करूंगा तो अगला मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास आ जाएगा। इसी को बोलते हैं अल्फाबेट एनालॉजी। आपको इसके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन क्या देखना है दूसरे वर्ड के बीच में देखना है। समझ में आया पहला क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन को टफ करते जाएंगे।
पहला क्वेश्चन नोट कर लो, 2-3 क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ फिर आपको करने हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो एनालॉजी में सबसे अच्छी बात ये तो कि हमको इसमें पता रहता है कि इसका कुछ ना कुछ रिलेशन तो इसके साथ, और जो रिलेशन यहाँ होगा वही रिलेशन क्या होगा, आगे अप्लाई होगा। बस हमको यहाँ पर वो रिलेशन पहचाना और काम हमारा खत्म हो जाएगा। अब रिलेशन कैसे पता करते हैं, देखो बहुत इजी, ये कर लिया नोट, ये पहला वाला कर लो पहले इसको नोट। ये क्लियर हो गया ना वाला कैसे करना है, इसका रिलेशन जो इसके साथ था वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा। अब यहाँ पर देखो कैसे रिलेशन देखते हैं, पहले वाले का पहले वाले के साथ देखना है, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ, थर्ड का थर्ड वाले के साथ, और फोर्थ का, बस ये रिलेशन आपको चेक करना है कि इसमें क्या रिलेशन जा रहा है। तो अगर इसमें मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे रिलेशन मिलेगा क्यू और एस में कितने का रिलेशन है, क्यू के बाद कितना आता है पी क्यू आर एस, यानी कि 2 का डिफरेंस है। मतलब इनके बीच में अगर मैं +2 करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्योंकि क्यू के बाद पी आता है, फिर क्या आता है क्यू पी आर एस, 2 के बाद आता है ना फिर हमारा। डी और एफ के बीच में रिलेशन देखो क्या आता है भाई, डी के बाद ई आता है और फिर एफ आता है, कितने का रिलेशन है क्यू आर एस, मतलब बीच +1 करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ भी +2 करेंगे तो एफ आ जाएगा। एक्स के बाद भाई यानी कि सिर्फ +1 करना है, एम के बाद है यानी कि प्लस, यानी कि मुझे पता चल गया कि पहले स्टार्टिंग के जो 2 है उनमें 2 ऐड करना है, और जो बाद के जो है उसमें बस केवल मुझे 1 ऐड करना है, वही काम हमको यहाँ करना है। यू के अंदर 2 प्लस करो, यानी कि यू के बाद क्या आता है वी, और वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू, यानी कि पहला वर्ड डब्ल्यू होगा, मुझे मिल चुका है पहला वर्ड डब्ल्यू। यहाँ भी 2 ऐड करना है आपको, तो आई के बाद क्या आता है भाई आई जे, के आता है हमारे पास, तो यानी कि अगला लेटर क्या होगा हमारा के होगा। अब हमको इसमें +1 करना था, ओ के बाद क्या आता है पी आता है डायरेक्ट, और जेड के बाद ए आता है, वापस घूम जाते हैं। तो कोई मिला हमें ऑप्शन, बी ऑप्शन मिल गया। इतना सा काम करना है, इसे बोलते हैं अल्फाबेट एनालॉजी। समझ में आ गया क्या करना है, पहले वाले का रिलेशन फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फर्स्ट फोर्थ का, जो रिलेशन यहाँ है सेम वही हम आपको वहां भी अप्लाई, और आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर हो गया, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ करते आएंगे, अभी तो इजी इजी वाले हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर ना आपकी बुक में ये दिया हुआ है जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे वहां पर, लेकिन ये हिस्सा किसका है एनालॉजी का, तो इसको एनालॉजी में कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो, कर दो इसे चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस बार आंसर आपको बताना है। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास ए एस टी एन का रिलेशन हमको दिया हुआ है जेड टी एस ओ के साथ, तो आपको बताना है कि एम एस यू वी का रिलेशन क्या होगा इसके साथ। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है एल टी सी टी, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है एल टी टी सी, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है टी एल टी सी, एंड ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है सी एल टी टी। बताइए। लगाइए दिमाग।
ये z लिखा हुआ है, थोड़ा स्टाइलिश बस, ठीक है, z। बी, बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है। तो देखो हमें इजीली पता चल गया, मैंने देखा भाई इन दोनों के बीच में देखता हूँ तो -1 का डिफरेंस है, मुझे एक वापस जाना पड़ेगा। इन दोनों में रिलेशन देखता हूँ तो +1 का डिफरेंस है, एस के बाद टी आता है। इसमें देखूँ फिर -1, इसमें देखूँ तो मतलब एक बार मुझे अपोजिट जाना है, एक बार मुझे आगे जाना है, पीछे आगे इस तरीके से चल रहा है ये। यानी कि पहले मुझे माइनस जाना है, तो एम से पहले कौन आता है, एम से पहले आता है एल। फिर मुझे आगे चलना है तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, तो टी हमारे पास आ जाएगा। देन यू है, तो यू से पहले क्योंकि हम गए थे -1 +1, तो मुझे -1 जाना है, तो कितना आएगा भाई, टी आएगा। और इससे +1 जाएंगे तो कितना आएगा, तो बस मुझे पहले वाले का रिलेशन पता चलेगा, वही रिलेशन मैंने कहाँ अप्लाई कर दिया, सेकंड, और क्वेश्चन में इजी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है लोगों ने, इसमें जो इनका रिलेशन है वही रिलेशन क्या करना है आपको वहां पर अप्लाई, कुछ और अलग नहीं सोचते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर टाइप को चेंज करेंगे थोड़ा सा। MU MBAI आपको दिया हुआ है, कहा गया है कि भाई इसका रिलेशन है LTLAZH से, तो आपको बताना है कि क्या रिलेशन होगा DELHI का, क्या रिलेशन होने वाला है आगे वाले के साथ। ठीक है भाई, और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसके अंदर, ऑप्शन फर्स्ट DKHGC, KGDHC, DCDKGH, HGKDC। लगाइए दिमाग। सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब तो इजीली देख पा रहे हैं हम, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे फिर तो आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है ना, बस फर्स्ट को फर्स्ट से देखना है, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, इस तरीके से देखते जाओ क्या रिलेशन बैठ रहा है इसके अंदर। मिल गया सबको रिलेशन क्या है। जैसे मैंने देखा कि इन दोनों में भाई -1 का डिफरेंस है क्योंकि इससे पहले आता है एल। यू और टी में देखा -1 का डिफरेंस है क्योंकि यू से पहले आता है टी। एम और एल में देखा -1, बी और इसमें देखा मैंने -1, किस में भी देखते जाओ, जेड और इसमें देखा -1, आई एच में माइनस, मतलब सबके बीच में -1 का, मतलब एक पहली टर्म में लिखी हुई है बस। यानी कि हम इसको बनाते हैं तो हमें पता है कि डी से पहले कौन आता है, सी आता है, ई से पहले कौन आता है, डी आता है, एल से पहले कौन आता है बताइए, के आता है, एस से पहले जी, और आई से पहले, तो हमारा रिलेशन मिल चुका है हमें ऑप्शन सी। समझ में क्या करना है, तो बस इसका रिलेशन फोकस करना है, वो तो खुद आ जाएगा, हमें मेन फोकस इसके ऊपर करना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो ABCD पे डिपेंड नहीं हो पाते, जैसे कि ऑप्शन देखते हैं। आपको मैंने पूछ कहा भाई कि H का रिलेशन जो है ना, H का रिलेशन S के साथ है, तो बताइए I का रिलेशन किसके साथ होगा। और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ए में दिया है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको S R, और डी में आपको दे दिया है Q। अब यहाँ पर हमारी 1 2 3 गिनते बेकार हो जाती हैं, अगर आप इसमें रिलेशन देखोगे तो कोई ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। देखो जरा चेक करो, मिला है क्या कुछ, नहीं मिला, तो हम समस्या में फंस जाते हैं। फिर अब इसको क्या करें, तो यहाँ पर अगर है क्या, अगर ध्यान से देखते हैं तो देखो, अगर इसमें ABCD को हम ध्यान से देखें ना, मैं लिखता हूँ जरा, ठीक है। एक बार आप मुझे अपोजिट बताना कौन सा किसके अपोजिट में आता है। ए का अपोजिट कौन होता है, Z होता है। बी का अपोजिट Y, सी का अपोजिट X, डी का अपोजिट W, ई का अपोजिट V, F का अपोजिट U। वापिस आना है बस हमें ABCD के अंदर। F के बाद कौन आता है भाई, G, G का अपोजिट कौन होता है, U से पहले कौन आता है, T, हाँ ओके, G के बाद कौन आता है, H आता है, बड़े जल्दी H आ गया, हाँ। H का अपोजिट S होता है, H के बाद I के बाद J आता है ना, L,
ठीक है, आई जे के आता है ना इसके बाद, तो आई जे के का पी, आई के बाद क्या आता है पहले बताओ मुझे, ABCD भूल गया मैं। आई के बाद जे आता है, हाँ जी, ठीक है, और जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद, बस हो गए सब अपोजिट, खत्म, इतने ही होते हैं। अगर हम इसमें ध्यान से देखें क्वेश्चन के अंदर तो हमको पता चलेगा कि एच का अपोजिट दिया हुआ है, तो आई का अपोजिट कौन होगा। अब पेपर में थोड़ा ना अपोजिट हमें याद है, फिर कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको जिंदगी भर के लिए अपोजिट याद हो जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए अपोजिट, और वो भी कितने मिनट में, 2 मिनट बहुत है, 2 मिनट में आपको ये सारे अपोजिट याद हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, गाना गाना है मेरे पीछे, गाओगे, पसंद है ना गाना गाना, तो खेलना ही तो है रीजन यही है। तो मैं बोलूंगा आपको मेरे पीछे बोलना है, बस वो पूरा गाना, 2 बार गाना पढ़ेंगे, 3 बार आपको याद हो जाएगा गारंटी के साथ, और फिर क्वेश्चन देखना आप आराम से उड़ाओगे। पढ़ूं बोलूं, गाओगे, और सबको बोलना है, कुछ तो राष्ट्रीय गान की तरह नहीं करना है, बोलना है, ठीक है। चलिए बोलिए, ए जेड, बोलिए AZ बी वाई C6 डी ड्यू ड्यू माने धूल होती है, ड्यू इवनिंग, F4 GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव। और देखो लव का तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जहां एल आता है मत, जीरो इंसान खुद हो जाता है, ठीक है ना लव होने के बाद क्या हो जाता है, तो ये तो वैसे भी याद रहेगा, तो लव हो गया ये पूरा। मैन, एम का मैन, एम का, एक बार बोलते हैं फिर देखना याद हो जाएंगे, AZ VY C6 डी इवनिंग, F4 GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव, मैन। याद हो गया। अब जैसे आपने देखा हाई स्कूल तो क्या होगा, इंडियन रेलवे, मिल गया हमें, अब हम पॉजिटिव जाने की जरूरत नहीं है। लिख लो पहले इसको, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। अब देखना आप डायरेक्ट क्वेश्चन उड़ाओगे, याद होगे जिंदगी भर के लिए अपोजिट, अब नहीं भूलोगे कभी। पूछें इंडियन का क्या होगा, रेलवे, हाई का स्कूल, जंगल का क्वीन एल का लव, के कान का कानपुर, हो गया याद है हमारे हिसाब से, GT रोड, 4 F का 4 E का इवनिंग, तो याद हो गए, टेंशन मतलब। तो 1 मिनट के अंदर आपको अपोजिट लेटर भी याद हो गए। अब देखना इसके क्वेश्चन आराम से उड़ाओगे आप। और भूल गए तो फिर से गाना गा देंगे एक बार और, फिर याद हो जाएंगे हम्म, चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक और, नहीं दूसरे पूछेंगे, यहाँ तो अपोजिट लिखे हुए हैं ना, अगली स्लाइड पे देखें, पहले लिख लो इसको, लिख लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ और आपको उसका आंसर बताना है। KSI का रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा AGJ का रिलेशन। ऑप्शन की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्ट आंसर बताओ। अब अगर यहाँ पर हम पहले गिनते लिख के चेक कर लेंगे, हमें पता चलेगा गिनते से कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर देखो फिर क्या रिलेशन है, मिल गया रिलेशन। हमने बस क्या देखा, हमने बस ये देखा भाई यहाँ के है तो पी, देखते आ जाएगा मन मन में, कानपुर है ये तो हाई स्कूल है, ये तो इंडियन रेलवे है, अरे ये तो अपोजिट दिए हुए हैं, बताओ अपोजिट होंगे, ए का अपोजिट जेड, जे का अपोजिट GT रोड, और जे का अपोजिट जंगल, आंसर आ गया ZTQ, हो गया याद अपोजिट हमें। अब हमें दिमाग को जो उठाना ना कि किसका अपोजिट क्या है, बस आपने जैसे देखा, अब तुम इसको एक ABCD तो पढ़ोगे नहीं, अब इसको क्या पढ़ोगे आप, कानपुर हाई स्कूल इंडियन, ऐसा पढ़ना है हमको, हो जाएंगे याद। एक क्वेश्चन और दूं, ये तो आंसर आ गया आपका THZTQ। एक और ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, AGHI का रिलेशन दिया हुआ है, हम्म, तो आपको बताना है
जे क्यू एक्स वाई का रिलेशन क्या होगा? लगाइए दिमाग। ये ऑप्शन भी दे दूं? ऑप्शन भी दे देते हैं, चलिए। पहला ऑप्शन आपके पास है वाई एक्स क्यू जे। दूसरा रिलेशन आपके पास है हम्म 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 तीसरा रिलेशन आपके पास है, और चौथा रिलेशन आपके पास है ठीक है, जे क्यू सी बी। क्या आंसर आया? सी मिल गया हमें। तो इसमें क्या कहता है इसने, इसने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई। इसने इस पर उल्टा लिख दिया, इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट। और हम इन दोनों में ध्यान लगा रहे थे, भाई ए का तो आर से कोई रिलेशन नहीं है। उसने क्या करा, उसको पलट के लिख दिया। इसका मतलब हमें पता है कि इसका लास्ट वाला होगा जंगल क्वीन, इसका क्या होगा जे, इसका क्या होगा C6, और वाई का क्या होगा बी वाई। मिल गया हमारा रिलेशन। मतलब उसने क्या करा, इस बार अपोजिट लिख दिया था उसने। समझ में कैसे क्वेश्चन करना है, बस इससे बोलते हैं अल्फाबेट एनालॉजी। तो इसी तरीके से घुमा के देगा। तो ये भी इजी है, वर्ड भी इजी थी, अल्फा भी इजी थी। टफ क्या है फिर? टफ है नंबर एनालॉजी। बस वो सीखनी, वो सीख गया, एनालॉजी खत्म। तो पहली वाली जो हमने देखी थी वर्ड एनालॉजी, वहां तो हमने देखा कि ये तो हमारी जीके पे डिपेंड करती है। जीके हमारी पढ़ते पढ़ते स्ट्रांग हो जाएगी, क्वेश्चन को उड़ा देंगे। इसको कैसे उड़ाएंगे अल्फाबेट को, वो हम समझ चुके हैं। बस हमें 1 से लेके 26 तक गिनती आनी चाहिए, और A to Z हमें पता होनी चाहिए। ये आराम से, या तो नंबरों के आधार पर इसमें रिलेशन होगा कुछ, कोई इसके आगे पीछे समझ, या फिर क्या होगा अपोजिट दिया होगा। तो दो ही रिलेशन होते हैं इसमें, वो हम चेक कर लेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? और क्वेश्चन कराऊंगा अभी? समझ में आ गया ना? अब चलते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो हमें सीखना है मेन। और वो हमारे पास आता है नंबर एनालॉजी। ये हमें सीखना है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ भी यही है। ये आप सीख गए तो फिर तो आप मास्टर बन जाओगे एनालॉजी के। ठीक है, चलिए तो आप इसे शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर बताना, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है ना? एक रिलेशन हमारे एग्जाम में दिया हुआ था हमको 4 9 का रिलेशन, 4 का रिलेशन 9 से है। तो पूछा था कि बताइए भाई 25 का रिलेशन किस चीज से होगा। और आपको ऑप्शन दिए हुए थे, आपको ऑप्शन दिए गए थे भाई कि पहला था 49 आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन था कि 126 ऑप्शन होगा, 36 होगा, 51 होगा, या 30 होगा। 4 ऑप्शन मिल गए हैं। एक काम करते हैं, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन को हटा देते हैं, आपके काम का नहीं है। ये 4 आपके काम के हैं, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट आपके पेपर में नहीं आएगा। अब ठीक है, बताइए भाई क्या आंसर आ रहा है? 36। सबका 36 आ रहा है? कितना आ रहा है आपका? 20। चलिए भाई, एक आंसर आया 36, एक आंसर आया हमारे पास 126, और कुछ भी आया है? 51 किसी का हो, 30 किसी का हो। 30 ना? हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 51, अरे वो भी आ जाएगा। नंबर एनालॉजी की यही खासियत है कि सारे ऑप्शन आंसर होते हैं, लेकिन हम सब पे तो टिक नहीं लगा सकते, टिक तो एक पे लगाना है। बस वही सीखना है हमें। इसकी खासियत यही है कि बच्चा कुछ भी सोचे ऑप्शन मिल ही जाता है, और हम जंग जीतने वाली मुस्कान लेके घर पे आ जाते हैं कि उड़ा दिया पेपर, मस्त आया था, उड़ा दिया। और बाद में पता चलता है गलत हो गया, फिर हम लड़ते हैं, केस डालते हैं, सारे केस होते हैं। अब देखो क्या क्या सोचा था किसी ने, ये क्यों सोचा, किसी ने देखा होगा इसके अंदर कि मेरा भाई 4 है, और अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं 8, और 1 को ऐड कर दूं तो 9 आ जाता है। सॉरी, 4 को डबल कर दूं मैं 8, और प्लस 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा 9। 25 को डबल करके एक ऐड करूं तो 51 आ जाएगा। मतलब एक लॉजिक तो ये बनना है भाई। इसमें लॉजिक क्या था भाई, डबल किया 1 ऐड किया तो 9 आ गया। किसने ये सोचा होगा? इसको डबल करके 1 ऐड किया तो कितना आ गया 51। किसी ने और दिमाग लगाया होगा, किसी ने कहा होगा भाई इस तरीके से कि ये 2 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर तो अगले किसका स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि 36। ये भी तो लॉजिक हो सकता है, ये भी लॉजिक है। ये कैसा है होगा, ये कैसा होगा, सोचिए। ये ऐसा आया होगा, देखो हमने यहाँ पर दिमाग चलाया होगा, हमने देखा कि भाई ये 2 का स्क्वायर है, और ये 2 का क्यूब प्लस 1 है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 1 ऐड करा तो 9 आ गया। यानी कि अगर ये
5 का स्क्वायर है तो अगला क्या होगा भाई 5 का क्यूब प्लस 1, और 5 का क्यूब होता है 125, और 1 ऐड क्या होगा उससे तो 120। वो भी खुश हो गया होगा कि भाई लॉजिक लग गया, मस्त आ रहा है, आंसर तो यही है। समझ में आ रहा है ना, इसमें क्या लॉजिक लगा हमारा, ये 2 का स्क्वायर था तो हमने आगे देखा कि ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, तो हमने इसमें रिलेशन लगाया है कि ये 5 का स्क्वायर तो अगला क्या होगा 5 का क्यूब प्लस में, हमने इसमें क्या लॉजिक लगाया था कि ये हमारे पास क्या है 4 का इंटू हमने डबल किया, तो हमने यहाँ पर क्या करा भाई 5 का 25 का डबल करके प्लस 1 कर दिया, तो आंसर ये आ गया था। इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया था कि ये 2 का स्क्वायर था वो 3 का स्क्वायर है, यानी कि ये अगर 5 का स्क्वायर है तो अगला किसका होगा 6 का स्क्वायर होगा, और हमने इसको टिक कर दिया। अभी तो 30 बचा है। ये भी बच्चे ने सोचा, क्या सोचा, उसने देखा कि भाई इन दोनों के बीच में ना 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, यानी कि अगला क्या होगा, ये भी आंसर आ गया। मतलब आप कुछ भी सोचिए आंसर तो आएगा, ये तो डेफिनेटली है। और एग्जामिनर आपके इसी चीज का फायदा उठाता है, एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को जो आंसर चाहिए वो आपको सोचना है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये कैसे सोचे कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, और हम वो सोच लेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो सभी है। और पेपर में बच्चे इसी इसलिए खुश होकर आते हैं, जंग जीतने वाली मुस्कान चेहरे पे होती है, पता चला उन्होंने लगा दिया आंसर 51 और एग्जामिनर को सोच के बैठा था 126, उसने तो उसके अकॉर्डिंग आंसर की बनाई है, गलत हो गया। तो अब हम कैसे आंसर पे आएंगे, तो आपको इसमें एक सीक्वेंस होता है उसको फॉलो करना है बस आंसर को निकालते वक्त। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले जब भी आप एनालॉजी का क्वेश्चन देखोगे आप उसमें सोचोगे कि ये कहीं स्क्वायरिंग तो नहीं है किसी का, पावर सोचना है आपको। सबसे पहले आपको क्या सोचना है, पावर के बारे में। जैसे कि पहले आपको इसमें क्यूब के बारे में सोचना है, फिर इसमें स्क्वायर के बारे में आपको सोचना है, इस तरीके से। अगर बड़ी पावर पहले आती है तो आंसर कौन सा होगा, जो बड़ी पावर से सॉल्व हुआ है। यानी कि अगर मैं इसमें आंसर बताता हूं तो मेरा आंसर क्या होता सही 126, क्योंकि इसमें पावर क्या यूज हुई है मेरी क्यूब, सबसे बड़ी पावर तो ही यूज हुई है ना, सबसे पहले पावर वाला। सारे आंसर गलत हैं। आपको ये सोचा है सर, सोचना तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, सीक्वेंस से सोचना है। अगर ऑप्शन हमारे पास ये नहीं होता तो फिर आंसर हमारा कौन सा सही होता है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है अब, ठीक है। तो पहले किस पर सोचना है, पावर पे। अगर पावर पे ऑप्शन नहीं मिला, सपोज करो ये भी आंसर में ऑप्शन नहीं होता, फिर हम सोचते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, फिर आंसर क्या होगा, फिर आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। सीक्वेंस से सोचना है, और सीक्वेंस से सोचने में जिससे आंसर पहले आएगा वही हमारा फाइनल आंसर, और एग्जामिनर को वही आंसर चाहिए। रैंडमली नहीं सोचना कि माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो नहीं, सीक्वेंस से सोचना है। इससे भी आंसर नहीं मिलेगा तो फिर हम करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि फिर मेरा आंसर क्या होता, अगर ये भी ऑप्शन में, समझ में आया कैसे सोचना है, सीक्वेंस से सोचना है और आंसर हमें मिल जाएगा। तो इससे पहला ऑप्शन था हमारे पास 126, लिख लो इस क्वेश्चन को और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और 36 लिख लो पहले इसको, फिर देखेंगे हम। अभी और भी चीज बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, क्योंकि हम इतना टाइम थोड़ा ना वेस्ट करेंगे सबको चेक करने में। तो वो भी अभी ट्रिक लिखेंगे, पहले इसको लिखो फिर देखेंगे, और आपको बहुत ईजी लगेगा नंबर एनालॉजी भी। आगे आ जाओ। ये क्लियर हो गया ना, क्या कह रहे हैं इसके अंदर हम, सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। ओके देखिए भाई 126 क्यों आंसर होगा। 126 में हमने क्या सोचा, हमने देखा भाई कि यहाँ पर 4 जो है भाई ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, और आगे वाला देखते हैं तो ये 2 का क्यूब प्लस 1 बन के ये बना है। 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में जब 1 ऐड करेंगे तो 9 हमारे पास आ जाएगा। और वही लॉजिक हमने यहाँ भी अप्लाई किया, हमने देखा भाई ये जो है ना हमारे पास ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि जो अगला मेरा आंसर होना चाहिए वो 5 का क्यूब और प्लस में 1 होना चाहिए। 5 पे क्यूब होता है 125, 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो मेरे इस लॉजिक से आंसर मेरा 126 आया था, ठीक है भाई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर यूज हुई है क्यू वाली, तो हम पावर के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखते हैं, तो आंसर क्या होगा मेरा 126 इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जब भी एनालॉजी का कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है पहले उससे क्या पूछना है, ऑप्शन बताओ क्या है, क्योंकि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर, क्योंकि भाई ऑप्शन होंगे तभी तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा फर्स्ट सीक्वेंस से आ रहा है, क्योंकि आंसर तो सारे होते हैं भाई, ये भी आंसर है, ये भी है, ये भी, ये भी, लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ये सब आंसर, उसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा है, जो हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आ रहा है। समझ में आ गया क्या करना है। तो सिर्फ लॉजिक से कुछ नहीं होना, बच्चे खुश आते देखो मैंने कितना धांसू सोचा ये आंसर है, और पता चला गलत है, आंसर तो ये था। ये आंसर क्यों है, सीक्वेंस, सीक्वेंस को हमें फॉलो, क्लियर हो गया ये।
अभी मजा आएगा, टेंशन मत लो। अब मल्टीप्लाई डिवाइड में भी देखते हैं, देखो हमें कैसे पता चलेगा कब मुझे मल्टीप्लाई करना और कब मुझे डिवाइड करना। तो ध्यान से देखिएगा इस नंबर को, अगर हमारा पिछले वाला नंबर ये जो है सेकंड नंबर, यानी कि अगर मैं इसको ए नाम दे दूं और इसको बी नाम दे दूं, तो इसमें सोचिए अगर मेरा ए ज्यादा बड़ा है किससे, बी से, अगर मेरा ए क्या है, ग्रेटर है बी से, ए बड़ा है बी से, तो आपको हमेशा क्या सोचना है, उसमें डिवाइड के बारे में सोचना है कि ए को मैं कैसे डिवाइड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, बी आ जाए। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर मेरा इस बार बी ग्रेटर हो जाए ए से, जैसे इस क्वेश्चन में था, तो हमने यहाँ तो डिवाइड सोचा नहीं था ना, तो फिर हम क्या सोचते हैं, मल्टीप्लाई के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से हम एक ही मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, बी आ जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा था भाई, इसकी 2 की मल्टीप्लाई करी मैंने और 1 ऐड करा तो मेरे पास क्या आ गया, मैंने यहाँ डिवाइड के बारे में सोचा ही नहीं। समझ रहे हो? तो कब डिवाइड सोचना है, जब फर्स्ट वाला ग्रेटर होगा। कब मल्टीप्लाई सोचना, जब फर्स्ट वाला स्मॉल होगा। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सोच सकते हो। ठीक है, लिखो इसको, फिर क्वेश्चन उड़ाते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी लिख लो पहले इसको आराम से, और अभी आपको बहुत इजी लगने वाली है, ये टेंशन मतलब, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में। चलें क्वेश्चन पे, लिख लो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास है 20 का रिलेशन दिया हुआ है इसने 11 के साथ, और आपको बताना है फिर क्या रिलेशन होगा 102 का इसके साथ। और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 49, 52, 61 और 98। पहले आप सोचिए फिर मैं बताता हूँ। और अभी क्वेश्चन करते करते आपको खुद आदत हो जाएगी कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन सोचना है सीक्वेंस में, रैंडमली नहीं सोचना है कि पहले हम प्लस सोचे माइनस सोचे। पहले पावर के लिए सोचेंगे कि इनके बीच का रिलेशन देखना, बस इनके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये ले आए या इसको सॉल्व करके ये ले आए। पहले पावर सोचो। तो अगर हम पावर सोचते हैं तो हमें सिंपल सा पता है कि 20 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा होता है, हमें तो 11 ही चाहिए। 11 का स्क्वायर बहुत ज्यादा, तो मतलब इसमें पावर का तो कोई रिलेशन बैठ ही नहीं रहा। हम देखते ही समझ गए भाई, क्योंकि ये दोनों किसी के भी स्क्वायर या क्यूब के आसपास होते ही नहीं है। मतलब सेकंड स्टेप बचता है या तो मल्टीप्लाई करना, या अब मैंने जैसे ही देखा है मेरा फर्स्ट वाला ग्रेटर है, मतलब मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया रिलेशन आपको, कि अगर ए हमारा स्मॉल हो जाए बी से, तो हमको क्या सोचना है, फिर डिवाइड के बारे में सोचना है। और अगर हमारा ए ग्रेटर हो तो फिर हमें क्या सोचना, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, हाँ, यहाँ पर क्या सोचना है आपको, मल्टीप्लाई के बारे में सोचना है। और यहाँ पर क्या सोचना है आपको, अब ए हमारा बड़ा है ना, तो मल्टीप्लाई छोड़कर डायरेक्ट इस पर फोकस करेंगे हम, कि इसको मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरा 11 के आसपास आ जाए। तो 20 का हाफ करो 10 होता है, 1 ऐड करो 11 पहुंच गए हम। यानी कि मुझे एक रिलेशन यहाँ पर मिला है। क्या रिलेशन मिला, कि अगर मैं इस 20 को डिवाइड कर दूं 2 से और फिर इसमें 1 कर दूं ऐड, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, आ जाएगा। रिलेशन मिल गया। अब वही रिलेशन वहां अप्लाई करो। मतलब पहले मुझे क्या करना है, इसको हाफ करना है और फिर क्या करना है, प्लस। तो इसका मैं हाफ करूंगा तो 51 होता है, और 1 ऐड करूंगा तो कितना आंसर आएगा, ऑप्शन मिल गया मुझे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया क्या सोचना है। पहले हमने पावर सोचा, मुझे देखते ही पता चल रहा है कि ये तो किसी का स्क्वायर क्यूब है ही नहीं डिजिट, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, अगले स्टेप पे आ जाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड।
मैंने देखा कि बड़ा है, यानी कि डिवाइड ही करूंगा मैं। अब इसको सोचो किससे डिवाइड करूँ और फिर उसके अंदर कुछ ऐड माइनस करना हो, कर सकते हो कि मेरा आंसर क्या आ जाए 11। तो मैं देखा इसका हाफ कर दूं 10 और 1 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 11। जैसे ही मिल जाए आगे अप्लाई करके देखो आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? आंसर नहीं मिला मतलब फिर कोई दूसरा लॉजिक सोचेंगे हम, और आंसर मिल जाएगा स्टेप बाय चलते चलते। समझ में आया पहला क्वेश्चन? अगला दूं? बहुत ईजी, ऐसे सोचना है फिर मजा आने लगेगा। क्वेश्चन सेकंड, 26 का रिलेशन है 5 के साथ और 65 का रिलेशन है किसके साथ? ऑप्शन आपको दिया हुआ है 6, 7, 8 और 9। बताइए, लगाइए दिमाग। और जरूरी नहीं है कि हम इससे इसको लाएं, हम इसको सॉल्व करके भी इसको ला सकते हैं। जैसा हर बार हम इधर जाते हैं ना, इधर भी आ सकते हो, मर्जी आपकी है। बस आपको इसको सॉल्व करके या तो याद है, या इसको सॉल्व करके ये सोचना। बस आपको सोचना सीक्वेंस है, पहले पावर में सोचो, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में सोचो, आंसर पा जाओगे आप। 8, 8। अब इजी लगा ना, आराम से सोच लिया हमने। बस मैंने डिजिट देखा, मैंने देखा कि यार ये 25 है और 5 का स्क्वायर हाँ 26 के आसपास, क्योंकि पहले हमें पावर पे सोचना है भाई, 26 से तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर करके इसमें 1 ऐड कर दूं तो मेरे क्या बन जाएगा 20। तो मैंने सोच लिया कि मुझे पता चल गया कि इस बार मुझे इधर से जाना है कि अगर मैं इसका 5 का स्क्वायर कर दूं और 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई ऐसी डिजिट होगी जिसका स्क्वायर करके 1 ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऑप्शन पे चले जाओ। इसका स्क्वायर तो 36 होता, 1 ऐड करेंगे। इसका स्क्वायर होता 49, 1 ऐड करेंगे। इसका स्क्वायर 64 होता, 1 ऐड करेंगे। मिल गया आंसर। आंसर मुझे मिल गया भाई। मुझे इधर जो भी डिजिट होगा इसका स्क्वायर करके 1 ऐड करके मुझे क्या मिलेगा। तो ऑप्शन में चले जाओ सीधा, सोचना ही क्यों है, क्यों दिमाग लगाओगे। हमने इसका स्क्वायर करके देखा नहीं आएगा, स्क्वायर करके देखा नहीं आएगा, इसका स्क्वायर करके मिल गया, आंसर मिल गया हमें। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है? तो इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, पर सोचना है सीक्वेंस है, पहले पावर फिर मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ जरूरत नहीं पड़ी मल्टीप्लाई डिवाइड की। क्लियर है? लिख लो पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया ना सबको? ये मैन ये सीख गए ना तो पूरा एनालॉजी कंप्लीट। वर्ड तो बहुत इजी था, जेके पे है। हमने अल्फाबेट भी देख लिया, ABCD वाला, या तो गिनती पे होगा या अपोजिट होगा, तो उसको डाम छोड़ा देंगे। ये सीखना है बस, क्योंकि यहाँ लगाना है दिमाग मैन तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तैयार हो? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 का रिलेशन है 2 के साथ, तो बताइए भाई 7 का रिलेशन किसके साथ होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 210, 336, 343 और 350। सोचिए। अब इन क्वेश्चन में दिक्कत बस ये आती है कि हमको यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब याद नहीं होते हैं, तो फिर समस्या आती है। अगर हमको याद हो जाए तो काम इजी हो जाएगा। तो करो इस क्वेश्चन को, फिर कुछ ट्रिक बताते हैं जिससे आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हो बिना बच्चों वाली मल्टीप्लाई करे हुए। देखते ही स्क्वायर उड़ जाएगा 100 तक का। मिला कुछ? ओके, आ गया आंसर। सोचिए, आराम से सोचिए। सोचना है सीक्वेंस में ही, रैंडमली नहीं सोचना है। पहले पावर को सोचना है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड को सोचना है, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन। पता है प्लस माइनस से तो कुछ होने वाला है नहीं, बहुत बड़ी डिजिट है, तो ऊपर से काम चलेगा। हो गया? क्या आया? मिला कुछ?
आया? हाँ भाई पीछे आ गया आंसर। चलो देखो, पहले पावर सोचते हैं। तो मुझे पता है कि देखो इधर से तो नहीं आएगा, लेकिन इधर से इधर जाने का सोचते हैं पहले। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो 36 होता है। चलो एक और चलते हैं, 6 का क्यूब करता हूँ तो 216 होता है। 6 का क्यूब होता है 216। कितने ऐड करूँ? 6 को ऐड करके देखा तो कितना मिल गया? अरे वाह, मिल गया। मतलब जिसका क्यूब करना है ना उसी को ऐड करना है, जिसका क्यूब उसी को। चल के देखो, 7 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो आता है मेरे पास 343, और 7 ही ऐड करके देखो क्या मिला। क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब मुझे मिला कि जिसका क्यूब कर रहा हूं ना उसी को ऐड करने पे आंसर आ रहा है। मतलब 7 का क्यूब करके 7 को ऐड करके देखता हूं तो आंसर मिल जाएगा, और हमें आंसर मिल गया। तो इसमें क्यूब का रिलेशन था, है ना। चलिए अब कुछ ट्रिक सीखते हैं, थोड़ी सी काम की। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे आज थोड़ी, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ी। धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो कुछ टूल्स काम के लिख लियो क्वेश्चन, ये वो तो लिख लिया था पहले। अब कुछ टूल्स सीख लेते हैं जो आपके काम आएंगे, और सिंपल भाषा में इनको कहा जाता है ट्रिक। ट्रिक किसकी है? ट्रिक है मल्टीप्लाई डिवाइड की। सबसे पहली चीज स्क्वायरिंग सीख रहे हैं हम। आज मैं आपको सिखा देता हूं कि आप 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, बिना याद किए, बिना मल्टीप्लाई करे, आंखों से ही आंखों में उड़ा देना है सवाल को। 100 तक का स्क्वायर कितने तक याद है? 10 तक याद है? याद है ना 10 तक? तो उतना ही चाहिए बस, 11 का याद नहीं, काम चल जाएगा। कैसे करेंगे देखो। सबसे नंबर 1, अगर आपको किसी ऐसी डिजिट का स्क्वायर निकालना हो जो 100 के पास में है, 100 के नियर हो, कोई भी डिजिट जिसका आपको स्क्वायर निकालना है। सपोज करिए कि भाई मुझे स्क्वायर करना है 91 का, 92 का, 93 का, 94 का, 95 का, 96 का, 97 का, 98 का, सबका मुझे क्या करना है? स्क्वायर। या मान लो मेरे से किसने पूछ लिया, भाई बताओ 101 का स्क्वायर कितना है, 102 का स्क्वायर कितना है, 103 का स्क्वायर कितना है, 104 का स्क्वायर कितना है, डेट 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 109 का स्क्वायर कितना है। कैसे करते थे? अगर मुझे 94 का स्क्वायर निकालना है तो मैं ऐसे करता था। ऐसे तो करते थे हम, करते थे 416 होते हैं, कैरी 1 किया, 49 से कितने होते हैं 36, फिर 1 कैरी किया, कितना आता है? ठीक है, इसका करेंगे कितना आएगा? 3 कैरी कर लिया, ये याद है कितना आ रहा है? अच्छा, कितना आ रहा है? मतलब गलती होना है, सिंपल। मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ कि तुम्हें पता चले गलती होना है, मतलब ऐसे नहीं करना है हमें, है ना। मतलब इससे तरह से करते हैं तो हम पहाड़े ही भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना, क्या करना है? सीखना ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। यहाँ से करें शुरुआत, इधर से करते हैं। देखो आपको सिर्फ क्या देखना है, 98 है, ये देखो 100 से कितना कम है, 2 माइनस कर दो। कर दूं? और 2 का स्क्वायर पीछे लिख दो, हो गया स्क्वायर। हो गया। कितना कम है? 3। 3 माइनस करो, 3 का स्क्वायर पीछे लिख दो, हो गया स्क्वायर। क्यों कर रहे हो ऐसे? नहीं आया समझ में? देखो कितना कम है? 4। 4 माइनस कर दूं, 4 का स्क्वायर पीछे लिख दूं, हो गया स्क्वायर। क्यों करेंगे हम ऐसे, पागल हम? ये देखो 95, 5 कम है ना, माइनस करो, 5 का स्क्वायर पीछे लिख दो, हो तो गया स्क्वायर। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई? समझ में आया? जरा मुझे बताओ 92 का स्क्वायर कितना होगा? 8 कम है, 8 माइनस करो, कितना बचेगा? 84। 8 का स्क्वायर पीछे लिख दो, 64। 84 64, हो गया आंसर। क्यों टाइम बर्बाद करना है? 8 कम है, 8 इसमें से माइनस करिए, मेरे पास बचेगा 84, और 8 का स्क्वायर लिख दीजिए पीछे, आंसर आ चुका है। बस 10 तक स्क्वायर चाहिए, काम खत्म। अब क्यों करेंगे हम ऐसे? मुझे चाहिए 93 का स्क्वायर, कितना कम है? 7 कम है, 7 घटा दो इसमें से भैया, कितना बचेगा? 86 और 49। बड़ा है देखो 101, कितना बड़ा है 100 से? ज़्यादा है ना, तो ऐड कर दो 102, और स्क्वायर करके पीछे लिख दो, एक काम खत्म काम। ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, ऐड करके लिख दो। कम है तो घटा दो, ज़्यादा है तो अब से ऐसे मत करना, ये तो बच्चे करते हैं, अब से आंखों से गोली मारनी है। बताइए 104 का स्क्वायर कितना होगा? बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, भूल जाओ पेन को, डायरेक्ट आंसर बताओ। 4 ज़्यादा है ना, 4 जोड़ दे, 108, खत्म। पेन चलाने की जरूरत है क्या? नहीं है। 4 ऐड करो 108, और 4 का स्क्वायर पीछे लिख दो, खत्म क्वेश्चन। इसका स्क्वायर बताओ मुझे बिना पेन चलाए, पेन नहीं चलाना बस। 118, 81, हो गया स्क्वायर। क्यों पेन चलाना है? वो तो बच्चे चलाते थे, अब तो तुम बड़े हो गए। 118 और 81, देखो आपने 109 तक, मैं तो 100 तक लिखा था, 109 तक का स्क्वायर बता दिया तुमने तो। हो गया याद? ये लिखो पहले इसको, फर्स्ट ट्रिक है हमारी। क्या करें? 100 के नियर बाई है, तो अब कैसे करेंगे? तो अब कभी भी
एनालॉजी में आपको दिख गया भाई 91 इधर और स्क्वायर सोचना है तो डायरेक्ट करना है स्क्वायर आंखों के अंदर डायरेक्ट। 91 9 कम है, 9 माइनस करिए और 9 का स्क्वायर पीछे लिख दो। समझ में आ गया ट्रिक क्या है? सिंपल सी, आराम से आप स्क्वायर कर। अब ये वाली ट्रिक छोड़ देनी है क्योंकि अब आप स्कूल में नहीं हो, अब आप आ चुके हो कॉम्पिटिशन की दुनिया में और वहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 30 सेकंड में। और 30 सेकंड में हम तभी कर पाएंगे जब हम कैलकुलेशन ऐसे उड़ाएंगे, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि हमको अब टीचर को इंप्रेस तो बिल्कुल नहीं करना, कैसे कैलकुलेशन करके दिखाएं उन्हें, पेज भरें, हर चीज़ में लिखे लेट माना। अब तो हमें सिर्फ टिक लगाना है, टीचर उसी से इंप्रेस हो जाएगा। समझ में आया? और पेपर में कितनी सीट मिलेंगी सॉल्व करने के लिए? एक वाइट पेज मिलेगा आपको, उसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व कर देना है। और यहाँ पर हम सीट मांगते रहते थे, सीट सीट सीट, टीचर ही परेशान। दोबारा से बताऊँ, देखिए मुझे चाहिए 103 का स्क्वायर, 103 का। कितना ज़्यादा है 100 से? 3, 100 से 3 ज़्यादा ना, 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? और इसी का स्क्वायर पीछे लिख दो, 3 का स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। 2 डिजिट में लिखना है हमेशा, ठीक है? हो गया, हमेशा 2 डिजिट पीछे लिखने। सब उसको बहुत दूर हो जाए ना, जैसे 88 हो जाए मान लो, मुझे 88 का स्क्वायर चाहिए, ये तो हमने सपने में नहीं सोचा था हम इसका स्क्वायर करेंगे। कितना कम है 100 से? 12 कम है, इसमें से 12 माइनस कर दो। 12 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 76 बचेगा। और 12 का स्क्वायर पीछे, 12 का स्क्वायर आपको इस तरीके से लिखना है, केवल 2 डिजिट इधर लिखनी है और इनको ऐड कर दो, बस आंसर आ गया। करके देख लो, हो गया स्क्वायर। भाई जितना कम है उसको माइनस करो और इसका स्क्वायर कर दो, 2 डिजिट इधर लिखो, बाकी को ऐड कर दो। कोई कैरी बचता है तो आगे शिफ्ट करते जाएंगे बस, किसी का भी स्क्वायर कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि जितना हम इससे दूर जाएंगे ना, फिर ये इतना टफ हो जाएगा ट्रिक, फिर इतना पहले माइनस करेंगे फिर वो करेंगे, तो उसके लिए भी ट्रिक है, टेंशन के लेना है। अभी हम देख रहे हैं 100 के नियर बाई होगा तो कैसे स्क्वायर करेंगे, पहली ट्रिक समझ में आ गई। अब तो बड़ा मजा आएगा, अब तुम बैठे हो ना फ्रेंड, मुझसे पूछना बता भाई 95 का स्क्वायर, वो लगेगी और तुम बिना पेन चलाए बता दोगे, मजा आ जाएगा। और फिर तुम कहोगे सिखा भाई सिखा, सिखाना मत, जादू ट्रिक है, इसे अपने पास रखना है। क्लियर हो गया ना कैसे करना है? कम है तो माइनस करना है, ज्यादा है तो ऐड करना है, और जिसको भी ऐड करें उसका स्क्वायर पीछे लिख देना, बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, लिख लिया सब कुछ? चलिए भाई अब सेकंड ट्रिक पे चलते हैं। सेकंड ट्रिक हमारे पास है कि अगर मुझे स्क्वायर करना है 50 के नियर बाई किसी टर्म का, कोई टर्म है जो 50 के नियर है और मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे? 100 के नियर तो हम पहुंच गए, 50 में आपको क्या करना है? 50 में आपको माइंड के अंदर रखना है 25 बस। 100 में तो हम डायरेक्ट उसी में से माइनस कर रहे थे, यहाँ पर 25 में से माइनस करेंगे जब भी 50 के नियर बाई हो। जैसे सपोज करो मुझे निकालना है 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, किसी का भी, या इससे ऊपर चले जाओ 51, 52, 53, 54, कितना भी 55 जो इससे अपर हो। क्या करना है सिंपल सा, आपको वही जो वहां कर रहे थे आप, बस देखना है कितना ज्यादा है। ये 100 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 1। इस बार इसमें से नहीं घटाना, बस हमेशा 25 में से माइनस करना है, बस 25 में ऐड करेंगे और 25 में ही माइनस करेंगे। 50 के केस में हमेशा किससे करना है? 100 में क्या करते थे हम? उसी डिजिट में से माइनस करते थे, यहाँ पर बस ये डिफरेंस है। जैसे कि एक कम है तो इसमें से एक माइनस कर देना है 24, और एक का स्क्वायर पीछे लिख देना है, आ गया आंसर। ये 50 से कितना कम है? 2, इसमें से 2 माइनस करना है 23 और 2 का स्क्वायर पीछे, कैलकुलेट कर लो मोबाइल में, यही आंसर आएगा। कितना कम है? 3, उसमें से माइनस करना है और 3 का स्क्वायर पीछे लिखना है, हो गया स्क्वायर। कितना कम है? 4, उसमें से माइनस करना है और 4 का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या करना है? ये ज्यादा है तो ऐड करना है, कितना ज्यादा है? 1, तो इसमें ऐड कर दीजिए और 1 का स्क्वायर पीछे लिख दो। कितना ज्यादा है? 2, इसमें ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर पीछे लिख दो। ये कितना ज्यादा है? 3, तो 3 का ऐड कर देंगे, 3 इसमें ऐड करो 28 और 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या करना है? क्लियर है ना? 50 में 25 में से ही ऐड, 25 में से ही, और जितना कम है ज्यादा उसका स्क्वायर पीछे लिखना है। 100 में से जो डिजिट दिए उसी में से माइनस करेंगे, उसी में ऐड करेंगे बस। तो हम इसको भी आराम से कर सकते हैं। तो 2 ट्रिक तो हम सीखे कि कोई भी टर्म हमें 50 के आसपास दी हो या 100 के आसपास दी हो। अब एक ऐसी ट्रिक सीखते हैं जो हर एक डिजिट पे एप्लीकेबल होती है, वो चाहे पास हो दूर हो फर्क नहीं पड़ता, 2 डिजिट की होनी चाहिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो वो तीसरी वाली देखेंगे हम। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, इसको मैथ में भी यूज़ करना,
जहाँ भी मिले वहाँ यूज़ करना। जैसे जैसे आदत डालोगे फिर आपकी आदत इतनी अच्छी हो जाएगी, फिर आप पेन भी नहीं चलाओगे, आप डायरेक्ट स्क्वायर बताओगे। जैसे मुझे इसका स्क्वायर करना है, बताओगे जरा क्या है बिना पेन चलाए? 55 का स्क्वायर कितना? 30 25। भाई 5 ज़्यादा है, 5 इसमें ऐड करूंगा 30 हो जाएगा, और पीछे लिख दूंगा 25, हो गया स्क्वायर, है ना। मुझे जरूरत नहीं है किसी को करने की, इससे हमारी कैलकुलेशन हमेशा सही होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी होगी। और सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो फिर, ठीक है। बस ये बतानी नहीं है किसी को, सेल्फिश बनना है, खुद से छुपा के रखनी है। चलिए एक और देख लेते हैं थर्ड, फिर चलेंगे अपनी मेन ट्रिक पर। थर्ड थर्ड हम देखते हैं, अगर कोई भी ऐसे डिजिट कर रहे हैं हम जिसके लास्ट में 5 हो, कोई भी ऐसे डिजिट जिसके लास्ट में क्या हो 5, जैसे कि 15 के लास्ट में 5 है, 25 के लास्ट में 5 है, 35 के लास्ट में 5 है, 75 के पास में लास्ट है, 85 के लास्ट में 5 है, मतलब किसी के भी लास्ट में क्या हो 5 दिख जाए, तो फिर क्या करना है, फिर ये भी मत करना, फिर तो आप डायरेक्ट उड़ाना। क्या करना है देखो, 5 को लिख देना है 25, और जो भी आगे वाली डिजिट है ना इसकी नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 के बाद 2 आता है, मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 25 का 25, 2 के बाद कितना आता है 3, 3 2 से कितने होते हैं, हो गया आंसर 25। 3 के बाद कितना आता है 4, कितना होता है 12, इसका 5, और 7 के बाद कितना आता है 50। तो जब भी लास्ट में 5 होगा, 5 के बदले 25 लिखने हैं, और जो पहली वाली टर्म है उसकी नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें बस। जैसे मुझे इसका करना है देखो, 5 पे क्या लिखूंगा मैं, और 10 के बाद कितना आता है 11, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। समझ में आया? इसका स्क्वायर कितना होगा भाई, 5 का 25, 8 के बाद कितना आता है 9, और 8 9 से कितने होते हैं, समझ में आ गया क्या करना है? ये कब करना है, जब लास्ट में 5 हो। अब लास्ट में 5 है तो भी उड़ा सकते हैं हम, 50 के आसपास है तब भी उड़ा सकते हैं हम, 100 के आसपास है। और अब ऐसे ही देख लेते हैं कि 2 डिजिट के हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, उड़ा देंगे उससे। वो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। तो आज आप स्क्वायर करना सीख जाओगे, ठीक है ना। देख ली। चलिए फोर्थ ट्रिक देखते हैं, स्क्वायर निकलने की लास्ट ट्रिक है ये, इसके बाद आप स्क्वायर में तो एक्सपर्ट हो जाओगे। अब कहता है 2 डिजिट की हो, कोई सी भी डिजिट हो, 2 डिजिट नंबर होनी चाहिए बस, कहीं भी हो आसपास, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 2 डिजिट। जैसे सपोज करो मुझे 22 का स्क्वायर करना है, आपको सिर्फ क्या करिए, हर उस डिजिट पे लगी जो कौन सी हो 2 डिजिट, मतलब 11 से लेकर 99 तक सब पर ये ट्रिक लगती है जो बता रहा हूँ मैं। क्या करना है आपको, देखो बस इसका स्क्वायर पीछे लिखना है 2 डिजिट में, इसका स्क्वायर इधर लिखना है, लिख दिया। अब तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, कितना होता है 4, और 2 से कितना होता है 8, बस 8 को इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। इसमें ऐड करा इसको, 4 ऐसे लिखा हुआ है, 8 और ये ऐसे। दूसरा देखते हैं, 32 का स्क्वायर करना है मुझे। क्या बोला मैंने, 2 का स्क्वायर इधर करिए, 3 का स्क्वायर इधर करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 का स्क्वायर इधर, 3 का स्क्वायर, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कितना होता है, 3 2 6 एंड 6 2 12, 4 को ऐसे लिखिए, इसको इसमें ऐड करना है और इसको, बस हो गया आंसर। किसी का भी करना हो, सपोज करो मुझे करना है 62 का स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता किसके आसपास है। क्या बताया मैंने, इसके स्क्वायर इधर लिखिए, इसके स्क्वायर इधर लिखिए, और अब तीनों की कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 12 2 24, 4 को इसमें ऐड करना है, 2 को इसमें ऐड करना है, और आंसर आ चुका है। समझ में आया क्या करना है? एक और बताऊं, नहीं आया, फिर से देखते हैं। चलो 61 को देखते हैं, या 61 से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 82 ले लें, 82 ले लेते हैं, ठीक है। मुझे इसका स्क्वायर करना है, मैंने आपको क्या बताया, इस वाली डिजिट का स्क्वायर करके इधर लिखिए 04, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, इसके स्क्वायर इधर लिखेंगे कितना होता है 64, 10 तक होने चाहिए याद, बस बहुत है, लिख दिया। अब तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 8 2 कितना होता है 16, और 16 2 कितना होता है 32 होता है। तीनों की मल्टीप्लाई करनी है बस, तीनों की लिख दिया। अब इसको इधर ऐड करना है और इसको इधर ऐड करना है, बस आंसर आ गया। तो 4 तो ऐसे लिखेंगे, 2 को इसमें ऐड करेंगे 0 में 2, 3 को इसमें ऐड करेंगे 7, और 6, आंसर आ गया। ये करना है बस। हाँ 79 का करूँ, बहुत बड़ी डिजिट पे चले गए हैं कुछ नहीं, इसका इसका इधर लिखेंगे 81, इसका इधर लिखेंगे 49, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है, मल्टीप्लाई थोड़ी सी लंबी हो गई, बस कितना होता है मल्टीप्लाई करके तीनों की 126, लिख दिया।
6 को इसमें ऐड करो, देखो कितना आएगा 14, कैरी 1 किया, उस 1 को इसमें ऐड करो 13 और इसके अंदर ऐड कर दो, बस आंसर वही आ जाएगा हमारे पास। और जो कैरी बचेगा वो आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। नहीं तो इसको इजीली क्या है, ये 100 के नियर बाय तो 100 से इसको उड़ा दो, या तो ऐसे कर लो या 100 के नियर बाय इसको देख लेंगे, दोनों से काम हो जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको भी, ये हर 2 डिजिट पे काम होती है, इसके स्क्वायर इसके स्क्वायर, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर करके ऐड करना है बस, ठीक है, इतना काम करना है। इसको इधर ऐड करना है, इसको इधर, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा 2 डिजिट में, इसको इधर इसको इधर, बस ठीक है। तो ये तो स्क्वायरिंग की ट्रिक जिसको आपको यूज करना है, आदत डालनी है धीरे धीरे। शुरू में दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाएगी, फिर मजा आएगा। अभी हमें आदत नहीं है, अभी हमें आदत यही है कि हम 22 का भी करते तो हम इसी तरीके से करते, तो इससे हम आदत को छुड़ाएंगे और फिर आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी फास्ट। आ गया आंसर, मतलब हो गया नोट। एक ट्रिक और सीख लेते हैं मल्टीप्लाई की, बस फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ज़्यादा ट्रिक नहीं सीखेंगे वरना सर के ऊपर से जाने स्टार्ट हो जाएंगे। एक मल्टीप्लाई की ट्रिक और सीख लेते हैं क्योंकि बार बार यूज़ होता है उसका, कि 11 की अगर आपको कभी भी मल्टीप्लाई करनी हो तो आपसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। मतलब क्या है, 2 3 4 5 2 1 की मल्टीप्लाई मुझे 11 से करनी है। कैसे करते हैं हम, अगर हम अभी स्कूल में होते तो हम इस तरीके से करते इसे, है ना, 5 4 3 2, फिर 2 सॉरी 1 1 2 5 4 3 2, ठीक है, 1 3 कितना आ गया, ये 7 कितना आ गया, 9 कितना आ गया, 7 5 2, ऐसे करते हैं ना। अब से ऐसे नहीं करनी है आपको, सिंपल से क्या करना है, पहली डिजिट को ऐसे लिखो, ऐड करते जाओ 3, ऐड करते जाओ 7, ऐड करते जाओ 9, ऐड करते जाओ 7, ऐड करते जाओ 5, लास्ट वैल्यू को ऐसे लिख दो, हो गया आंसर। समझ में आया क्या करना है? ऐड करना है बस, फर्स्ट डिजिट को ऐसे लिखना है, बस ऐड करते जाओ, इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड करा, ऐड करते जाना, लास्ट वैल्यू को ऐसे लिख देना है। कुछ कैरी बचता है तो आगे शिफ्ट कर देंगे, तो इससे बच जाओगे। देखो 2 3 4 5 1 2 5 2 1 2 1, चलो इतने बहुत है, करो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई नहीं करना, अब ऐड करना है। हम्म, हम्म, हम्म। समझ में आ गया ना, ऐड करना है बस। देखो इसको फर्स्ट डिजिट को ऐसे लिखना है बस, फिर ऐड करते जाना है, ऐड करेंगे 3, ऐड करेंगे 3, ऐड करेंगे 7, ऐड करेंगे 7, ऐड करेंगे 3, ऐड करेंगे 6, ऐड करेंगे 9, ऐड करेंगे 7, ऐड करेंगे 5, और लास्ट वाली डिजिट को, ये आ रहा है आंसर। समझ में आ गया ना क्या करना है। तो अब कभी भी हमको मैथ हो रीजनिंग हो कहीं भी, अगर हमको मिलता है 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐड करना है बस। फर्स्ट और लास्ट को ऐसे लिखना है सबको, और कुछ कैरी बचता है तो आगे उसको क्या करते हैं हम, शिफ्ट करें। मतलब कोई अगर डिजिट यहाँ पर बड़ी होती, सपोज करो यहाँ पर 9 होता, तो जब ऐड करते हो 10, एक कैरी बचता आगे शिफ्ट कर देते हैं हम। तो कैरी कोई बच रहा है तो उसको आगे शिफ्ट करते जाना है बस, ठीक है ना। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे। 5 9 यहाँ पर, यही लिखी थी ना डिजिट, तो मैंने ये देखो पहले, यही थी, यहाँ पर 5 था, क्या था, अच्छा वहाँ पर लिखी तो डिजिट 5 है ना। चलो अब देखते हैं, मैंने गलत ऐड कर दिया क्या मैंने, तो ऐसे देखते हैं 2 3 3 7 7 3, अच्छा 6 है, और ये कितना बन गया 9, ये 7 5 2, अब ठीक है, अब तो ठीक है। अरे जोड़ तो मुझे आती है, दो 3 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, ठीक तो है, 3 आ गया भाई, 6 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, ठीक तो है, ठीक है, जोड़ना ही तो है। समझ में आ गया क्या करना है आपसे। तो आपसे कभी भी 11 की मल्टीप्लाई करनी होगी तो मल्टीप्लाई नहीं करनी है। अब अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, और कहीं ऐसी ट्रिक दिखेगी आपको तो उसको यूज़ करना है, ठीक है।
चलें क्वेश्चन पे। चलिए भाई वापस अपने एनालॉजी पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 to 1 इसने कहा है कि भाई 12 के इक्वल है, तो आपको बताना है 25 किसके इक्वल होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1, 2, 6 एंड 7। सोचिए। आ गया आंसर? ठीक। ठीक है। सोचिए, सीक्वेंस में सोचना है, पहले पावर को सोचना है, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड को। आया कुछ? आ गया? आ गया? ठीक है भाई। अगर हम इसको देखते हैं ना, तो इसको देख के हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर होता है ये, और अगर इस 11 में 1 ऐड कर दूं मैं तो 12 आंसर आता है, यानी कि जो भी डिजिट है ना उसमें से 1 ऐड करना है। तो मैं देखा कि 25 5 का स्क्वायर होता है, और 5 में 1 ऐड कर दूं मैं, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? सॉरी 6 आएगा आंसर। यानी कि ये डिजिट 6 होनी चाहिए। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में 6 है, तो मुझे आंसर मिल चुका है सी ऑप्शन। भाई जिसका स्क्वायर है ना बस उसमें 1 ऐड करा है। 11 का स्क्वायर है, 11 में 1 करा 12, तो 5 का स्क्वायर तो 1 ऐड करेंगे तो आंसर 6 ही आना चाहिए। मिलेगा ऑप्शन में। बस इतना सा सोचना है और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। 42, 20, 64, तो वाट। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, सी 33 और डी 34। इसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा टफ करेंगे हम। आए भाई कुछ आंसर ऑनलाइन वाले बच्चों का? आ गया आंसर? अब देखो इसमें सिंपल सा था, अगर इसके हम देखते हैं ना तो मुझे पता है पावर का तो कोई रिलेशन इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, यहाँ 42 है, और 42 का स्क्वायर पता नहीं क्या ही होता है। तो स्क्वायर और क्यूब का तो कोई है नहीं, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड। मैं देखा पहले वाला ग्रेटर है, यानी कि डिवाइड होगा इसमें, तो मैं तुरंत पहुंच गया डिवाइड पे। अब डिवाइड करके देखते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है इसको हाफ करके देख लो। तो अगर मैं इसे हाफ करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 21। और 21 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 20। यानी कि हाफ करके 1 माइनस करने पर आंसर आ रहा है, वही चीज़ वहाँ अप्लाई करो। अगर मैं इसको हाफ करता हूं तो आएगा मेरे पास 32, और 1 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर कितना चाहिए? ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा। समझ में आया? तो पहले हमने पावर को सोचा और देखते ही पता चलेगा कि पावर का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। और जैसे मैंने देखा भाई फर्स्ट वाली ग्रेटर यानी कि डिवाइड ही होगा, मल्टीप्लाई की भी टेंशन खत्म। अब बस पहले हाफ करके देख लो, सबसे इजी वही होता है, देन किसी और डिजिट डिवाइड करो। पता चल गया कैसे पहुंचना आंसर पे। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करते हैं, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एक तो। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन पे केस हो गया था कोर्ट के अंदर। ये क्वेश्चन था, और ऑप्शन दिए हुए थे 26, 125, 240, 625। और ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट तक सॉल्व होने गया था। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने का। बताइए।
क्या आंसर है? 625। तुम्हारा कितना आ रहा है? यही आ रहा है? बताए भाई, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना है, देख लो। 125 आ रहा है। ओके, एक आंसर 125 आ रहा है और एक आंसर 126 आ रहा है, बिल्कुल दोनों ही आंसर आ रहे हैं। और दोनों आंसर को लेके हम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे, पिछले जो थर्ड थे वो। देखो किसमें बच्चों ने क्या सोचा, इसमें बच्चों ने सोचा है कि यार देखो ये 1 का स्क्वायर किया मैंने तो भी 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 5 का, देखो ये 5 का स्क्वायर है ना, या मैं सिंपल सा अगर इसी का स्क्वायर कर दूं 25 का स्क्वायर, तो कितना आंसर आना चाहिए? भाई एक बच्चे ने बिल्कुल सही सोचा, भाई देखो ये 1 का स्क्वायर है तो एक ही आएगा, 25 का स्क्वायर 26 आएगा। एक ने लॉजिक ये लगाया, इसने कहा कि देखो भाई हमने तो ऐसे नहीं करा, हमने देखा कि 1 का स्क्वायर है तो ये 1 का क्यूब होगा। ठीक, सही बात है भाई। ये 5 का स्क्वायर है तो ये 5 का क्या होगा? क्यूब होगा। और 5 का क्यूब कितना होता है? आंसर। और दोनों में पावर है। अब समझ सही आ गई कि दोनों ही पावर से सॉल्व, दो आंसर आ रहे हैं तो आंसर कौन सा सही होगा? कौन सा होगा? क्यूब वाला, बिल्कुल सही जवाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई पावर जो बड़ी है ना हम तो उसको मानेंगे, तो पावर बड़ी कौन सी है, तो आंसर फिर हमारा फाइनल क्या होगा? समझ में आया? ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें पावर ज्यादा बड़ी है, और जिसमें पावर ज्यादा बड़ी होगी फिर उसको आंसर हम फाइनल मानेंगे। समझ में आया? तो पेपर में यही होता है, बच्चा खुश होकर आता है पावर से सॉल्व हो गया, उड़ता उड़ता आता है घर पे, मम्मी मजा आ गया, पेपर खत्म। मेरा बैग बांधो अब तो कॉलेज जाना है सीधा। और बाद में पता चलता है ओहो, ऑप्शन तो ये है। और ढूंढता रहता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि पावर तो लग रही है, लेकिन छोटा सा रीजन था, किसका रीजन था? क्यूब का। तो आंसर कितना होगा हमारा? क्यूब वाला होगा। समझ में आया ना? पावर में भी देखना है, अगर बड़ी पावर से आंसर पहले है तो फिर वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा स्पेशल था ये। और देखते हैं। हम्म 68 130 का रिलेशन किसके साथ है पता नहीं, लेकिन इधर दे रखा है 350, और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 210, 222, 216, 240। अब क्वेश्चन थोड़े से टफ हो गए, ठीक है ना? पावर से कुछ सोचा, मल्टीप्लाई से सोचेंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। 120 16, चेक करके देखो क्या ऑप्शन मिल रहा है। लगाइए दिमाग। नहीं आ रहा ना आंसर? थोड़ा टफ हो गया ना, धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। चलिए सोचते हैं। देखो एक बच्चे ने इसमें ये सोचा, इसने देखा है कि ये 64 ना 64 के आसपास है, 64 के, और 64 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। यानी कि अगर क्यूब पे सोचते हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर 4 के क्यूब में मैं 4 ऐड कर दूं तो यही आ जाता है। अच्छा, दिमाग की बत्ती जली। देखा 5 का क्यूब होता है 125, 5 ऐड करा, अरे बहुत बढ़िया। यानी कि जिसका क्यूब करे ना उसी में वही ऐड करके आंसर मिला है हमें। 4 का क्यूब 64, 4 ऐड करा 68, 5 का क्यूब 125, 5 ऐड करा 136। ये किसके आसपास है? हमने देखा 7 का क्यूब प्लस 7 यही तो होता है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। 7 का क्यूब क्या होता है? 343, 7 ऐड करेंगे 34, मतलब कि ये किसका होगा फिर? ये 6 का क्यूब प्लस 6 ही होगा गारंटी के साथ।
तो हमने देखा इसका होता है 1 6 ऐड करके देखो आंसर क्या मिल गया हमें, ट्रिपल, पहुंच गया आंसर पे। समझ में आया? तो हमने देखा कि ये जिसका क्यूब करे ना उसी को ऐड करके हमें आंसर मिल रहा है, यानी कि यहाँ भी कोई ऐसी डिजिट छुपी हुई है। ठीक है, मुझे कैसे पता मुझे 6 ही लेना है, क्योंकि मैंने देखा कि 5 से एक कम इधर है, तो 7 से एक कम इधर ही होगा। ठीक है ना, तो मुझे इसको बस मैच करना है, जो रिलेशन यहाँ मिलेगा वही उधर अप्लाई करके देखना है। ऑप्शन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो बदल देंगे अपना मेथड, फिर दूसरे तरीके से सोचेंगे। ठीक है ना, लेकिन पहले हम क्यूब पे सोचा, हमने दिमाग लगाया तो हमें क्यूब से आंसर मिल गया। समझ में आया? तब क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं, सोचना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 28 27, तो वाट ऑप्शन हमें दिया हुआ है 55, बी ऑप्शन हमारे पास है 63, 64 और 65। बताइए भाई क्या होगा। क्या आंसर आया? हम्म, और भी बताइए क्या आंसर हो सकता है। सोचिए सोचिए क्या आंसर है। अगर हम स्क्वायर या उसमें सोचे तो 8 जो है क्यूब होता है 2 का, और 28 को देखें तो क्यूब 2 के क्यूब के आसपास तो नहीं है, तो किसके क्यूब के आसपास है, 3 के क्यूब के आसपास है। यानी कि हमने देखा है कि अगर यहाँ पर ये 2 का क्यूब है तो इससे एक टर्म हमने बढ़ाई 3 का क्यूब करके 1 ऐड किया, तो आंसर मुझे, मतलब अगर ये 3 का क्यूब है तो अगला वाला 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। अगर इसी सीक्वेंस पे चलते हैं, 4 का क्यूब होता है 64 और 1 ऐड किया तो आंसर आ गया 65, और ऑप्शन में है तो बस खत्म हो गया सवाल। ठीक है, ये 2 का क्यूब है, आगे गए, 2 का क्यूब से कोई फायदा नहीं है। एक बढ़ा के देखते हैं, 3 का क्यूब 27 प्लस 1, यानी कि हाँ जो भी ये डिजिट है ना इसकी अगली 3 डिजिट का क्यूब का प्लस 1 है, तो अगर ये 3 यहाँ पर क्या 3 का क्यूब है तो अगला 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। वही लॉजिक लगा के देखो, फिट हो गया आंसर, हमें मिल गया। पहले पावर पे सोचना है और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे ना, सीक्वेंस में सोचना है, बस ये ध्यान रखना है, आंसर पर आप खुद पहुंच जाओगे। चलिए क्वेश्चन और देते हैं, फिर थोड़े से मिक्स क्वेश्चन करेंगे। पूरे एनालॉजी की एनालॉजी कंप्लीट हो चुकी है आपकी, लास्ट ये था नंबर एनालॉजी, अब तो ये भी इजी लग रहा है, थोड़ा सोचना ही तो है बस, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, इसे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ जी बताइए। 125 248 342 343, सोचिए। सी, चलो ये आंसर आया सभी का। चलिए देखते हैं। अब मुझे इतना तो पता है कि क्यूब तो है बिल्कुल, यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब का रिलेशन था, क्योंकि 5 उधर 124 है, और हमें पता है कि 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125, और -1 करूंगा तो 124 आ जाएगा। यानी कि जो भी डिजिट है इसको क्यूब में से ना 1 माइनस करना है।
7 का क्यूब हमने किया, 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, और 1 माइनस करके देखा तो 342, यानी कि मुझे आंसर मिल गया है ऑप्शन में। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन ये तो। हम्म पावर का तो कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा, वैसे हम देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर है, तो ये किसी के स्क्वायर के आसपास है? नहीं। 7 का स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आगे क्या होगा? चलो पहले तुम सोच लो, फिर बाद में सोचेंगे। मिला कुछ? मिला? पहले पावर सोचो, चेक करो, ऑप्शन में है नहीं है तो बदल दो रणनीति। हम्म मिला आंसर कुछ? स्क्वायर के बस हमें एक रिलेशन इसमें यही दिख रहा है कि ये 4 का स्क्वायर है, और ये 4 का क्यूब माइनस करेंगे तो कितना करना पड़ेगा हमको? 8। 8 माइनस करके ये आ रहा है। लेकिन ये दिक्कत ये है कि ये 32 तो किसका स्क्वायर होता ही नहीं है, तो ये तो लॉजिक काम ही नहीं करेगा, ये तो बेकार हो गया हमारा, ये तो लगेगा ही नहीं। क्योंकि वहाँ भी तो ऐसे डिजिट होनी चाहिए जैसे यहाँ है, यहाँ 16 था तो यहाँ भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए था, वो है ही नहीं। फिर क्या सोचें? मल्टीप्लाई डिवाइड। स्मॉल है ये, यानी कि मल्टीप्लाई से काम चलेगा, यहाँ डिवाइड तो सोचना ही नहीं है। मल्टीप्लाई कैसे करें? चलो 2 से करके देखते हैं तो 32 आएगा, 3 से करके देखते हैं तो कितना आएगा? अगर इसको मैं 3 टाइम्स करता हूँ, अब कितना आना चाहिए? 5 8, तो -3 करना पड़ेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5 6 मिल जाएगा। यानी कि मैं इसका भी अगर 3 टाइम्स कर दूं, इसका भी 3 टाइम्स कर दूं तो कितना आएगा? 96, और -3 करके देखूं तो आंसर कितना आना चाहिए? सही कहना मैंने? मल्टीप्लाई क्या हो गया? 40 कहाँ पर? दोबारा से बताओ, मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पर 60 × 3 कितना होता है? 48 होता है, ठीक है। 48 होता है, सही है। और 4 टाइम्स कितना होता है फिर इसका? 4 टाइम्स कितना होता है? 60, 64 होता है 4 टाइम्स। 64 होता है। चलिए जी 4 टाइम्स करके देखते हैं। 64 होता है। मज़ा नहीं आएगा, मल्टीप्लाई से काम नहीं चल रहा। देखो मैं डिजिट चेक कर लूँ, मैंने कभी गलत तो नहीं लिख दी, कभी तुम भी दिमाग लगा रहे हो, मैं भी दिमाग लगा रहा हूँ। 1656 सही तो लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं, लॉजिक सोचते हैं, फिर ऑप्शन में देखेंगे। अगर इसको हम 3 टाइम्स करते हैं तो 3 टाइम्स कितना आ रहा है? कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे को इसमें? 8। 8 ऐड करना पड़ रहा है। इसको 3 टाइम्स करके देंगे तो फिर देखेंगे कितना आ रहा है भाई। 96, और ऐड करके देखो इसमें 8 ही। मिला कुछ ऑप्शन? नहीं मिला। ठीक है, तो फिर ऑप्शन गलत दिया है इसने। इसको 4 टाइम्स करके देखो अब कितना आएगा? 64 माइनस करना पड़ेगा मुझे, कितना है इसके अंदर? सेम 80 माइनस करना पड़ेगा इस बार। चलिए इसको 4 टाइम्स करके देखते हैं कितना आएगा? 120। तो 120 ऑप्शन होना चाहिए था, ऑप्शन नहीं दिया है तो कोई नहीं, बना लेते हैं। ठीक है, फिर बना लेते हैं। ये क्वेश्चन गलत दे दिया इसने। ठीक है, डिफरेंस से किससे बताओ?
ठीक है ना, वो ऑप्शन उसमें गलत दिए हुए हैं। चलिए अब कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं अब, जिससे कि पूरा एक बार एनालॉजी हमारा रिवाइज हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन, सी ई डी एच का रिलेशन इसने दिया हुआ है हमको एच डी ई सी के साथ, और आपसे पूछा है कि बताइए भाई वी आर एन पी का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं पी आर वी एन, पी एन आर वी आर एन पी और आर एन पी वी। सोचिए, अल्फाबेट एनोलॉजी। ऑप्शन क्या क्या इसने इसमें उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है ना, इसको उठा के बस पलट दिया है इसने। मतलब जो फर्स्ट था वो लास्ट में लिख दिया, सेकंड को सेकंड लास्ट में, मतलब हमें भी इसको उठा के पलट देना है, यानी कि पी एन आर वी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मिला है हमारे पास, समझ में आ गया। तो उसको बड़े ध्यान से देखना है कि उसने क्या रिलेशन इसमें दिया हुआ है। ओके, एन यू एम बी ई आर का रिलेशन दिया हुआ है एन यू बी एम आर ई के साथ, तो आपको बताना है कि जी एच ओ एस टी का रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एच जी एस टी ओ, एच जी टी एस ओ, एच जी एस ओ टी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सोचिए इस बार वो क्या कर रहा है इसके अंदर। क्या क्या उसने इस बार इसमें बताइए, कुछ बैठ रहा है। ठीक है, एक मिनट इसको सही कर लेना। अब ठीक है, अब ठीक है, मैंने गड़बड़ हो जाता हूँ। अब ठीक है, मिल गया अब। उसने क्या कराया, बस टू टू डिजिट को चेंज कर दिया, इंटरचेंज। इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, इसको आपस में कर दो, और इसको आपस में इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो हम भी वही करेंगे, रिलेशन बना लेते हैं और सबको क्या कर देते हैं इंटरचेंज, जो अकेला है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एच जी एस ओ और फिर हमारा टी एस सी होगा। समझ क्या करा उसने, दो दो का रिलेशन बना के उसको इंटरचेंज कर दिया बस इस बार। ठीक है ना, तो कुछ भी घुमा सकता है, बस उसको ध्यान से देखना है और आंसर आपको मिल जाएगा। डी ई ए डी को उसने लिख दिया है डब्ल्यू वी जेड डब्ल्यू, और आपसे पूछा है कि बताइए एफ जी सी एफ का रिलेशन किसके साथ होगा। एच जी सी एफ, ठीक है। ऑप्शन ए यू टी यू एक्स, ऑप्शन बी यू एक्स यू टी, यू टी वी टी यू टी, ऑप्शन सी यू टी एक्स यू, और ऑप्शन डी यू टी यू टी। सी,
मिल गया आंसर। क्या रिलेशन है इस बार? अपोजिट का रिलेशन है इस बार, है ना। डी डी यू, ई इवनिंग, ए जेड, डी डी यू, मतलब अपोजिट दिया हुआ है। तो हमें पता है F4 होता है यानी कि U, GT रोड होता है, C6 होता है और F4 होता है। ठीक है, तो आंसर पहुंच चुके हैं हम, UTXU। तो याद होगा ना अपोजिट, आराम से पहचान पा रहे हैं अपोजिट देख के, तो कुछ भी रिलेशन वो कहीं भी बैठा देगा, बस आपको उससे ध्यान से देखना है। चलिए यहीं दे देते हैं क्वेश्चन। ई जे ओ टी का रिलेशन उसने हमें दिया हुआ है VQLG के साथ। आपको बताना है BGLQ का रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन JOTY, YTOJ, TYOJ और YTJO। सोचिए क्या हो रहा है इसके अंदर। क्या रिलेशन है इस बार भी? अपोजिट है। कैसे पता चला? मैं ई का इवनिंग होता है, जंगल का क्यून होता है, लव का होता है, जीटी रोड होता है, यानी कि अपोजिट लिखे हुए वर्ड। तुम्हें पता है BY, जी का जीटी रोड तो टी होता है, एल का लव ओ और जंगल का क्वीन होता है। पहुंच गया पॉजिटिव पे हम। तो हमारा आंसर इसके अंदर आ चुका है YTOJ, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चेंज कर दूं? लिख लो पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस बार हमारे साथ क्या हुआ है इसके अंदर। हम्म। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर भी अब। हाँ जी, स्प्रिंग का रिलेशन समर के साथ है, तो बताइएगा कौन सा रिलेशन सही होगा। ऑप्शन ए, संडे का रिलेशन मंडे के साथ। ऑप्शन बी, थर्सडे का रिलेशन वेनसडे के साथ। ऑप्शन सी, ट्यूसडे का रिलेशन फ्राइडे के साथ। एंड ऑप्शन डी, फ्राइडे का रिलेशन मंडे के साथ। हम्म, बताइए भाई। मिल गया आंसर? ए, ए क्यों होगा? हाँ, स्प्रिंग के बाद समर आता है, तो संडे के बाद क्या आता है फिर? ठीक है, तो ये होता है हमारा वर्ड एनालॉजी। वर्ड लिखे हो तो उसको आपको पहचानना है और रिलेशन देखना है, जो रिलेशन इसके अंदर होगा वही रिलेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं बसंत ऋतु, उसे गर्मी, इसे सोमवार, इतवार उसे सोमवार। चलिए अगला देखते हैं। लिख लो पहले, इसको लिख लो, कोई लिख रहा था लिख लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। टी, कप, टोबैको। ऑप्शन ए, लिप्स, हुक्का, टॉक्सिन और चेरोट, सिगार।
हाँ जी, किसके अंदर होता है? तम्बाकू हुक्के में भरा जाता है? हुक्के में तो फ्लेवर भर देते हैं हम। सिगार के अंदर होता है, सिगार होता है ना, सिगार, तम्बाकू उसके अंदर होता है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक हुक्का और एक सिगार। हुक्के में तो तम्बाकू की जरूरत नहीं है, लोग तो फ्लेवर भर के यही तो है, CHER, सही तो है सिगार। लिख देता हूँ दोबारा से, CHEOOT, सिगार, ठीक है, सिगार। हुक्का, सिगार है कि बरादरी के, बस फर्क इतना है कि इसमें तो बिना तम्बाकू के भी काम चल जाता है। जाते हैं ना पार्टी करने, हम उसमें तम्बाकू थोड़ा ना भरते हैं, फ्लेवर ही है ना, आँख थोड़ी सी चढ़ा लेते हैं और फ्लेवर से रील्स बना के डाल देते हैं। लेकिन हुक्का, ये जो सिगार होता है, ये प्रॉपर ही तम्बाकू का होता है, ठीक है। तो जैसे कप के अंदर चाय आती है, वैसे तम्बाकू कहाँ मिलेगा हमें? सिगार के अंदर। सिगार ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम इसको लगा देते हुक्का को, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब तक सिगार है तो हुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हम सीमापुरी की तरफ जाएंगे तो वो तो और स्मार्ट होते हैं, उसमें तो वो उपला होता है ना, उपला सुना है, गाय के जो उससे बनता है, भैंस से उपला। दिवाली पे वो देखी थी, जलाई थी कुछ दिवाली पे? नहीं जलाते तुम? अरे यार छोड़ो फिर तो। वो उससे भी काम चला लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, ब्लाइंड का विजुअल से है रिलेशन, तो डीफ का किससे होगा? डेफ का, ऑप्शन ए। साउंड से होगा, ऑडिटरी यानी कि सुनने से होगा, बोलने से होगा। इसमें गलती हुआ है ना, चलो कोई नहीं, तुम बताओ, छोड़ो। और लिसनिंग से होगा। चलिए भाई, चार ऑप्शन एक से लग रहे हैं, लेकिन एक सही ऑप्शन हमें चुनना है। क्या आंसर होगा? सी? क्यों? कौन सा होना चाहिए? साउंड भी कान से सुना जाता है, पोइट्री हो गया, हेयरिंग हो गया, और लिसनिंग हो गया। हम्म, सी और ए, पर इसने आंसर इसका डी दिया हुआ है। इसने आंसर क्या दिया हुआ है? डी। इसने बोला है जैसे जो ब्लाइंड पर्सन होता है उसकी क्षमता होती है कि वो देख नहीं पाता, ऐसे डी व्यक्ति की क्षमता होती है कि वो सुन नहीं पाता। उस तरीके से लॉजिक लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्षमता से ना, एबिलिटी से, ये देख नहीं पाएगा, वो सुन नहीं पाएगा। ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने ऑप्शन क्या चुना है? डी को, ठीक है। तो समझ आ गया भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये थी पूरी हमारी एनालॉजी, अब तो समझ चुके हो, तीन टाइप्स की एनालॉजी थी, वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेट और नंबर एनालॉजी। आपकी जो बुक का फर्स्ट चैप्टर वो केवल वर्ड एनालॉजी का है, जो इसमें अल्फाबेट और वो है। नहीं नहीं, इसमें आंसर ये लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, यहाँ पर ये एबिलिटी से बात कर रहा है, एबिलिटी से, ठीक है ना। यही लगाना, वो तो मजाक कर रहा था मैं, कुछ भी नहीं, ठीक है, गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। तो समझ में आ गई ना कैसे करनी है एनालॉजी, इजी लग रही है अब तो पहला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। बुक की प्रैक्टिस करना, इसके जो क्वेश्चन होंगे नंबर एनालॉजी के और अल्फाबेट के, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपको ग्रुप में भेज देंगे, जो ग्रुप है, आप वहाँ से उसको सॉल्व कर लेना, और जो डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। बज दूँ।